तो स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहे होते हैं, जिसमें से सबसे आगे चलने वाले बंदे ने हाथ में लाल झंडा लिया होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो उस ग्रुप का लीडर है। तो वो सबसे पीछे चलने वाले बंदों को कहता है कि पीछे मत रह जाना, जल्दी चलो। उस पे एक और बंदा कहता है कि भाई तेरे से अच्छे तो ये बच्चे आगे जा रहे हैं, तेरी हालत तो ठीक नहीं लग रही। यहाँ पे हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसकी हालत वाकई में बहुत खराब होती है, और वो उनको कहता है ठीक है मैं चल रहा हूँ। तो आगे जो बच्चे चल रहे होते हैं वो कहते हैं अंकल आपका तो बुरा हाल है, क्या आपके घुटने जवाब दे दिए क्या? तो इस पे ग्रुप का एक और बंदा कहता है कि ग्रेट नोबलिस्ट, क्या तुम चढ़ नहीं सकते क्या? तुम तो जो बच्चे चढ़ रहे हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, वो तो तेरे से अच्छा ऊपर चढ़ रहे हैं। तो इस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे माफ करिएगा, मैं एक नोवेलिस्ट हूँ और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए है रिलैक्स करने के लिए, उसके बाद मैं चढ़ाई कर पाऊंगा। तो इसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने दिमाग में सोचता है कि वो अडीटर जिसने मेरे को यहाँ पे फंसा दिया है इस मुश्किल पहाड़ की चढ़ाई में, और कहाँ मैं घर पे आराम से रिलैक्स कर रहा होता एयर कंडीशनर में, वापस लौटूंगा तो जो भी मेरे पे बीती है ना उसका डबल मैं उससे हिसाब लूंगा, उसको अच्छे से टॉर्चर करूंगा राइटर को। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी बातें अपने दिमाग में सोच रहा होता है, तभी अचानक उसके हाथ में जो उसने स्टिक पकड़ी होती है जिसके सहारे वो पहाड़ पे चढ़ रहा होता है, उसका सहारा होता है, वो टूट जाती है, और साथ में ही उसके टूटने की वजह से हमारे जो मेन कैरेक्टर का पाँव है वो फिसल जाता है और वो गिर जाता है गहरी खाई में। और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोलता है कि क्या यही मेरा अंत है? अब गिरते हुए हमारा मेन कैरेक्टर यही सोचता है कि क्या हो अगर मेरी आंखें दूसरी दुनिया में खुल जाएं और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो रैपिडली बढ़े। पर खैर ये तो एक सपना हुआ, असल जिंदगी में ये सब चीजें काम नहीं करती। और यही बोल के हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो चिल्लाते हुए नीचे गिर रहा होता है। अरे मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, क्या मैं ऊपर से गिर गया? क्या मैं बच गया? और मेरे हाथ किसने बांधे हैं? ये कौन है? यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सुबाई है, लेकिन मैं यहाँ पे इसे शुभ बोलूंगा, आप मैनेज कर लेना। अरे शुभ काम डाउन, वो एक इंसान है और वो क्या मुझे खा सकती है? और ये क्या बोल रही है? क्या मस्त मीट है यार, जब मैं इसे आग में भूनूंगी तो और मजेदार हो जाएगा। मुझे लगता है भगवान ने मेरी मौत इन्हीं बीस्ट के हाथों लिखी है, क्या मैं इनका खाना बनने वाला हूँ? शुभ तू तो अब गया, ये तो चाकू निकाल रही है। अरे ये क्या, इसने तो मेरी हाथ की रस्सियां काट दी। फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी भूखी हूँ, पर मैं इंसान को थोड़ी खा सकती हूँ। एक सेकंड, कान पूंछ, क्या मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ? एक सेकंड मुझे जरा सोचने दो। मैं एक नोवेलिस्ट हूँ और ये कहीं फिट ही नहीं बैठता कि मैं किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो गया हूँ। भगवान के पास इतने रास्ते थे मुझे मारने के लिए, मुझे पहाड़ी से भी गिरा दिया, पर ये तो बहुत ही रेयर था कि मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गया हूँ। शांति शांति, शुभ शांति। पहले मैं यहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता हूँ कि यहाँ पे सिचुएशन कैसी है। तो यहाँ पे यार ये हड्डी वड्डी क्या, ये क्या फेंका हुआ है, और आग, ये तो कुछ पुराने जमाने की, पता नहीं कितना पुराना। चलो बाहर देखता हूँ मैं। ये क्या, एनिमल स्किन? क्या मैं आदि मानवों के टाइम पे पहुंच गया हूँ? ये तो कुछ सही नहीं हुआ। और लड़के, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? इसका क्या पर्पस हो सकता है जो यहाँ लॉन्ग विलेज में आया है? अब ये इतना लंबा चौड़ा आदमी कौन आ गया और इसकी भाषा मुझे समझ क्यों नहीं आ रही? फादर। बाहर वालों के सामने मुझे फादर मत बोला करो, मुझे कैप्टन बोला करो। ठीक है डैड। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। मुझे लगता है ये इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये आपसे डर गया है। ऐसा नहीं है, इसके चिकनी चमड़ी को देखकर लगता है यह किसी बड़े विलेज से है। जादूगर भी हिस्सा से मिलना चाहते हैं, इसे अपने साथ ले आओ। हालांकि हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ समझ नहीं आता कि ये कौन सी भाषा का यूज़ कर रहे हैं और ये क्या बोलने वाले हैं, बट यहाँ पे जो लड़की होती है वो उसे फोर्सफुली आगे धक्का देती है कि मेरे साथ चलो, और हमारा मेन कैरेक्टर भी यानी कि शुभ उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगता है। जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो गांव वाले उसको देख के यही बोलते हैं कि ना इसके सींग हैं ना इसकी पूंछ है, और इसकी स्किन को देख के लगता नहीं है कि ये वॉरियर है, तो ये बंदा है कौन? सब लोग उसे इसी शक की निगाह से देख रहे होते हैं। रास्ते में चलते हुए कैप्टन अपनी भाषा में शुभ से कुछ बात करता है, बट वो उसे समझ नहीं आता। तो शुभ की ये हालत देख के कैप्टन हाथ से इशारा करते हुए दिखाता है कि हमें उस तरफ जाना है जहाँ पे चीफ का घर होता है। अब चीफ के घर के बाहर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं लोग, जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि चीफ की हालत सही नहीं है और वो हो सकता है कि जल्दी ही निपट जाए, तो हमें जल्दी से एक नया चीफ चाहिए होगा गाँव के लिए। और चीफ से यहाँ पे इनका मतलब होता है जादूगर से। हमने गाँव के हर बंदे को चेक कर लिया है पर हमें जादू वाला टैलेंट किसी के अंदर नहीं मिला। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जादूगर बैठा होता है और साथ में 2-4 जने और भी खड़े रहते हैं, और हमारा कैप्टन कहता है कि हम उसे ले आए हैं। तो इस बात पे जादूगर कहता है कि हाँ उसे अंदर ले आओ,
मैंने पूरे गांव को टेस्ट कर लिया है, अब उसका भी टैलेंट हम देख लेते हैं। हमें यहाँ पे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अंदर इनके सामने खड़ा हुआ होता है और जादूगर उनसे कुछ कहता है बट उसे समझ में नहीं आता। वो कहता है कि क्या मुझे कह रहे हैं, तो वो आगे बढ़ता है और वो देखता है कि ये जो जादूगर है ये देखने में तो ऐसे कमज़ोर सा लग रहा है, बट देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लगता है कि ये मुझे होस्टेज बना देंगे कहीं, तो इसी डर में वो जादूगर के बिल्कुल करीब जाके बैठ जाता है। जादूगर अपनी आंखों को बंद करता है और हमारा जो एमसी रहता है वो बिल्कुल रेडी रहता है कि अगर ये अटैक करेगा तो मैं भी एक तो धर ही दूंगा इसके। तो जादूगर अपनी आंखों को बंद करता है और थोड़ा चैंटिंग करने के बाद ओम फट स्वाहा बोल के अपनी आंखें खोलता है, तो उसकी आंखों से नीला ओरा निकल रहा होता है और इसी के साथ ही हमारा एमसी अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है जहां पे वो स्टार्स को देखता है और एक जलती हुई अग्नि को देखता है, लाइट को देखता है, जिसके अंदर या तो उसे सांप लगता है या फिर वो ड्रैगन लगता है उसे। तो इस पे वहां पे जादूगर भी एकदम से पहुंच जाता है उसी डायमेंशन पे और वो उससे पूछता है कि लड़के क्या तुमने ये देखा। इस बात पे हमारा एमसी बहुत ही चौंकते हुए कहता है कि फाइनली मुझे अब इसकी भाषा समझ में आ रही है और वो कहता है हाँ मैंने एकदम से कुछ देखा, यहाँ पे आग के अंदर कुछ अपीयर हुआ था, कुछ दिखा था मुझे। बच्चे ये जगह तुम्हारे सोल के बिल्कुल गहराई में है और मैं तुम्हारी भाषा को कन्वर्ट करके तुम्हें बता रहा हूँ। अब ये बोल के जादूगर अपने हाथों से कुछ करता है और उस आग में से फिर से वही जो स्नेक या ड्रैगन रहता है वो हमारे एमसी को फिर से दिखता है और जादूगर पूछता है कि बच्चे क्या तुझे ये दिखाई दिया। एमसी का जवाब यही होता है कि मुझे कुछ दिख तो रहा है बट मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये एक ड्रैगन है ये एक सांप है। बहुत अच्छे। जादूगर के इन्हीं शब्दों के बाद हमारा एमसी अचानक से उड़ जाता है। हमारे एमसी का नाम लेता है शुभ, तुम हमारे विलेज के अगली जनरेशन के जादूगर रहोगे। एमसी भी लाइक भाई कहाँ फंस गया मैं, हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ समझ नहीं आता ये चल क्या रहा है भाई। पर जादूगर की बात को सुन के अदर ट्राइब के बंदे सभी खुश हो जाते कि हमारे पास अब एक नया जादूगर है और हमारा जो ट्राइब रहेगा वो अब सरवाइव कर पाएगा। तो जादूगर की ये बात सुन के ट्राइब की एक मेंबर कहती है जादूगर से कि क्या हम एक छोटे बच्चे को अगला जादूगर बना सकते हैं। तो इस पे कैप्टन मन ही मन में सोचता है कि कुछ ना से कुछ है भला, और कैप्टन कहता है कि मैं चीफ के इस फैसले के साथ हूँ। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज होता है, हाँ क्या मैं एक जादूगर बन गया। अभी हमारा मेन कैरेक्टर हैरानी में होता ही है कि वो लड़की, कैप्टन की लड़की, उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके चली जाती है। बाहर उसके कबीले के लोग उस पे बातें करते हैं। अरे ये तो अगला जादूगर बन गया। इसका नाम बहुत अजीब है। मुझे ये जानना है कि यह कौन सी कबीले से है। अगर मैं सही हूँ तो इसका नाम शुभ है ना? जब तक हमारे पास नया जादूगर रहेगा हमारा कबीला सुरक्षित रहेगा। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। अब हमें कहीं भी भटकाना नहीं पड़ेगा। हमारे एंसेस्टर्स हमसे नाराज नहीं होंगे। उन्होंने मुझे एकदम से जादूगर बना दिया, क्या ये सही रहेगा? हमारे गाँव के सबसे बढ़िया जादूगर या बोलो चीफ ने तुम्हें चुना है, तो तुम्हें जादूगर के डिसीजन पर कोई शक नहीं होना चाहिए। अरे मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं, मेरा नाम यन हुआ है। दोस्तों कुछ कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसे येन करके बोलूंगा, मैनेज कर लेना, ठीक है? येन। अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस है तो तुम मेरे से पूछ सकते हो। येन, तो क्या तुम मुझे इस ट्राइब के बारे में बता सकती हो? मेरे कबीले का नाम या लोग है और टोटम भी या लोग ही कहते हैं। अब इस कबीले की फोटो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती। येन लोग। तो क्या जो मैंने फ्लेम देखी थी वो एक टोटेम था? अच्छा, तुम्हारे ट्राइब में पोजीशंस कैसे बंटी हुई हैं? अरे तुम्हें कबीले के बारे में समझ नहीं है क्या? तुम कौन से कबीले से हो? एक कबीले में जो सबसे शक्तिशाली स्थान होता है जादूगर का। अगर जादूगर कबीले में नहीं होगा तो वह कबीला डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कबीले में सबसे ऊपर होता है सॉर्सर यानी कि जादूगर, उसे नीचे आता है कैप्टन या चीफ जो कि मेरे फादर हैं और उनका नाम यंकू है। उससे नीचे आते हैं हंटर जो कि चीफ की हर बात को मानते हैं और यहाँ पर टोटम सोल्जर भी होते हैं और उसके नीचे आते हैं साधारण लोग। पर इतने छोटे कबीले के लिए इतनी पोजीशंस, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। शुरुआती दिनों में यहाँ पर बहुत सारे लोग हुआ करते थे। पहले जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ की जमीन उपजाऊ थी, हमें किसी बात की चिंता नहीं थी। हमारे पास खाना होता था, पानी होता था और मीट भी हुआ करता था। हमारे कबीले की संख्या 300 से ज्यादा थी और खाली हमारे हंटर ग्रुप में ही 25 से ज्यादा सोल्जर हुआ करते थे। पिछले 6 महीने में हम ब्लैक स्नेक ट्राइब के निशाने में आ गए। उन्होंने हमारे जमीन पर, हमारे कबीले पर हमला कर दिया। उन्होंने बहुत से लोगों को मार दिया सिर्फ इस जमीन के लिए जिस पर हम रहते थे और उन्होंने हमारी वह जमीन ले ली। हमें वहां से भागना पड़ा।
जिंदा रहने के लिए मुझे और शक्तिशाली होना पड़ेगा, जिससे मैं अपने साथियों की जान बचा सकूं और अपने एंसेस्टर लैंड को वापस ले सकूं। मुझे इस बात का बदला लेना अब इस है। सीन के बाद हम लोग देखते हैं कि यंग हमारे एमसी को लेके गांव का पूरा टूर करवाती है, और पूरा टूर करने के बाद हमारा जो एमसी है वो अपने मन में सोचता है, जितना मैंने इस कबीले को जाना है और देखा है, इस कबीले के साथ बहुत बुरी चीजें हुई हैं और हो रही हैं। भरपेट खाना ना मिलने के कारण यहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं वो कुपोषण का शिकार हैं, और सफाई का ध्यान नहीं रखा है, जिससे कि बैक्टीरिया या फिर बीमारी लगने का खतरा बहुत ज्यादा है। अभी के हालात देख के अगर इस कबीले में कोई महामारी या फिर बीमारी आ जाती है तो लाशों के ढेर लग जाएंगे। ये सब कुछ सोच के हमारा एमसी बहुत पागल हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर मुझे शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी। अगर मुझे इस कबीले को बढ़िया जगह बनानी है तो मैं शुरू कहाँ से करूं? सब कुछ सोच के हमारा एमसी अभी परेशान हो ही रहा था, तभी उसे एक साउंड आती है, बीप। Connecting daily system with host. 10%, ये क्या हो रहा 30%, है? 70%. Daily help system activated. Daily help system connected successfully. ओह सिस्टम, ओह तो एक राइटर होने की वजह से मुझे तो ये मालूम ही था कि सिस्टम तो आएगा ही, मुझे इससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। सिस्टम तुम क्या क्या कर सकते हो? Functions currently available. तो इस पे सिस्टम बताता है कि अगर आप डेली चेक इन करते हो तो आपको नई चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप 1 महीने तक चेक इन करोगे तो आपको मिड लेवल की चीज दी जाएगी, और अगर आप 1 साल भर चेक इन करते हो तो आपको एक हाई लेवल की प्रीमियम चीज दी जाएगी। ओ तो इस सिस्टम में 3 तरह की पैकेज या 3 प्रकार की चीजें मेरे को मिलेंगी। Further help packages will be unlocked 1 year after the host checks in. क्या 1 साल के बाद मुझे चीजें मिलेंगी? तब तक तो मैं और ये गांव वाले सब मर जाएंगे। वेट ए मिनट, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये सिस्टम कोई और भी देख सकते हैं क्या? ओ तो ये सिस्टम सिर्फ होस्ट ही देख सकता है। ओ हेलो, यंग अपने एमसी को बड़ी हैरानी से पूछती है कि भाई कहाँ खो गए तुम? तुम्हें और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ट्राइब की सेरेमनी फेस्टिवल आने वाला है जहाँ पे तुम्हें अगला जादूगर बनाया जाएगा, तो उससे पहले कुछ ट्रेनिंग तो कर ले। इस पे हमारा एमसी बोलता है कि सॉरी मेरा सिर थोड़ा सा घूम रहा है, इस वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो इस पे यंग इतराते हुए कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे ले जाती हूँ जहाँ पे तुम रेस्ट कर सकते हो। इसी के साथ हमारे एमसी को एक कुटिया बोलूँ तो ये घर बोलूँ, वहाँ पे लेके चली जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही बढ़िया डबिंग लेके आऊँगा। तो येन एमसी को लेके घर के अंदर चली जाती है और बैठ जाती है, और जहाँ पे एमसी जगह को देख के बोलता है कि लगता है मुझे यहाँ पे ही रहना पड़ेगा। तो इस पे येन बोलती है कि लगता है ये यहीं पे रहना चाहता है और यहीं पे बस जाएगा। तो हमारा एमसी यंग से बोलता है फाइनली अब पूरा दिन की जद्दोजहद के बाद मैं यहाँ पे रिलैक्स हो सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ। और वो बेड पे बिल्कुल धड़ाम से गिर जाता है, जिसको देख के यंग बहुत परेशान हो जाती है। एमसी कहता है कि ये कैसी स्मेल है, अजीब सी स्मेल है, पर ये ना ये दूध जैसी लग रही है, इतनी भी बुरी नहीं है। तो इस पे यंग चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है कि इसे सूंघो मत, और हाँ इन चीजों को इधर उधर मत फेंको। इस पे शुभ बोलता है कि अच्छा ऐसा क्यों? तो यंग बताती है क्योंकि ये जगह मेरी है। अब ये बात सुन के हमारा शुभ थोड़ा रुकता है और दिमाग में सोचता है कि अच्छा ये तो एक बड़ी मुसीबत हो गई। क्या येन मुझे उसके घर पे रहने की इजाजत देगी? इसका मतलब है कि हमें साथ में रहना पड़ेगा। उसके पास सींग भी हैं और उसका चेहरा और उसका शरीर इतना भी बुरा नहीं है, ठीक ठाक ही है, तो मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। इस पे येन बिल्कुल चिल्लाते हुए उसे बताती है कि तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? मैं यहाँ पे रुकी हूँ थोड़ी देर के लिए और उसके बाद मुझे गश्त करने के लिए जाना पड़ेगा, यानी कि पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी कबीले की। अब येन गुस्से से भरी हुई कहती है कि अब मैं बाहर जा रही हूँ पेट्रोलिंग के लिए और मेरी चीजों को छूना मत, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगी। उसको जाते हुए देख के हमारा एमसी कहता है कि वो देखने में मैच्योर लगती है बट नाराज भी बहुत जल्दी हो जाती है। येन के जाने के बाद हमारा एमसी कहता है कि ऑलराइट सब लोग जा चुके हैं और अभी मैं अकेला हूँ, अब बिजनेस का टाइम है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं हैं। चलो तो आज का चेक इन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। वैसे जैसे ही ये बोलता है एमसी और क्लिक करता है, चेक इन सक्सेसफुल आता है और एक रिवार्ड उसे मिलता है। कंग्रेचुलेशन टू द होस्ट फॉर गेटिंग इंटरमीडिएट असिस्टेंट पैकेज हीलिंग स्किल लेवल 1। तो उसे हीलिंग की स्किल मिल जाती है लेवल 1 की। इस पे हमारा एमसी खुश होते हुए कहता है कि ओ ये तो काफी अच्छी स्किल मिल गई मेरे को, क्या ये सिस्टम मेरे को हेल्प कर रहा है क्या? मैं एक बेगनर हूँ और इसी वजह से मुझे लगता है कि सिस्टम ने ये गिफ्ट दिया है,
ओ, तो हीलिंग स्किल लेवल 1 की है, तो मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ। अच्छी बात है। मुझे अपना स्टेटस चेक करना चाहिए कि मेरे एट्रीब्यूट्स पैनल में क्या क्या चीज़ मेरे जो ये एट्रीब्यूट्स हैं वो इतने कम क्यों हैं। मैं कुछ भी नहीं करता इस वजह से क्या? मेरा स्टेटस देख के मेरे को लगता है कि मेरे पास इनफ एट्रीब्यूट्स पॉइंट नहीं है जिनसे मैं यहाँ पे अभी सरवाइव कर सकता हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे अपने आप। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें दिखाया जाता है जादूगर को और कैप्टन को, जो कि जगह पे बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे जादूगर जो है वो कुछ सींग टाइप का या हॉर्न टाइप का निकाल के रख रहा होता है और कैप्टन उससे पूछता है कि हमें शुभ का ओरिजिन का मालूम नहीं है कि वो कहाँ से आया है, कहाँ है, क्या है, कौन सा ट्राइब है, तो क्या वो विज़र्ड बन सकता है, क्या जादूगर बन सकता है? तो इस पे जादूगर कहता है, चीफ जो रहता है वो कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे जो कबीला है इसमें सिर्फ यही एक बच्चा है जिसपे मैंने जादू देखा है, बाकी किसी के पास जादू नहीं है। और ये बोलते बोलते जादूगर की तबीयत खराब होती है और उसके मुंह से खून निकलता है। खून को देख के जादूगर कहता है कि मैं कुछ भी कर लूं पर मेरे पास समय बहुत कम है। जादूगर की हालत देख के कैप्टन कहता है कि ये हम लोगों का फॉल्ट है जिससे कि आपकी ये हालत हो रही है। अगर हम लोग स्ट्रोंग होते तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती और आपको इतनी चोटें नहीं आती जब आपने हमें ब्लैक स्नेक ट्राइब से बचाया था। जो बीत गया सो बीत गया, अब जो होने वाला है उस पर ध्यान दो और जो काम मैंने तुम्हें करने को बोला है उसे जल्दी से पूरा करो। जादूगर कैप्टन से बोला। इनहेरिटेंस सेरेमनी में बस 3 दिन बचे हैं। इस पर यंकू कहता है कि इतना जल्दी आपको क्या पड़ा है, अभी तक हमने शुभ को इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया है, क्या हो अगर ये ब्लैक स्नेक ट्राइब से हो? जिस पे जादूगर कहता है कि ब्लैक स्नेक के कबीले वाले जो हैं वो ऐसे बच्चे को पैदा नहीं कर सकते जो कि जिसका मन इतना साफ हो और सॉफ्ट चाइल्ड हो। और मैंने उसकी सोल को भी ऑब्जर्व किया है। शुभ की जो सोल है वो बिल्कुल क्लीन है, एक नदी की तरह जिसमें जरा सा भी गंदगी नहीं। मुझे तो लगता है कि शुभ जो है वो एक लेजेंडरी कबीले से है। कैप्टन तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, जब तक वो किसी भी इवल या कोई बुरा काम ना करे तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है जादूगर, मैं समझ गया और मैं इनहेरिटेंस सेरेमनी की तैयारियां करता हूँ। पर एक सेकंड, यहाँ पे एक और चीज है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए जादूगर जी। यानजियो जो है जादूगर की डिसेंडेंट है और उसके पास भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। ये तो अच्छी बात है। एक से ज्यादा जनरल्स होंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बोल के कैप्टन बाहर की तरफ चल पड़ता है। बाहर निकलते टाइम वो देखता है कि उसकी बेटी कान लगा के अंदर की बातें सुन रही होती है। इस पे कैप्टन अपनी बेटी से बोलता है, तो क्या तुम हमारी बातें छुप छुप के सुन रही थी? डैड आप क्या बोल रहे हो? मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, बस मैंने कुछ भी नहीं सुना। छोड़ो इन्हें बातों को, या मायने नहीं रखता कि तुमने क्या सुना है और क्या नहीं। या मेरे पास एक जरूरी काम है तुम्हारे लिए। जरूरी काम है, मैं उसे पूरा करूंगी। बताओ मुझे। तुम्हें शुभ से शादी करनी पड़ेगी और बच्चा पैदा करना पड़ेगा। जितने ज्यादा बच्चे हैं उतना बढ़िया। डैड आप क्या बोल रहे हो? मैंने आपको बताया है मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे हरा देगा फाइट और वो तो बहुत पतला इंसान है, वह मुझे कैसे हराएगा? तुम उसे मरोगी? अच्छा मुझे यह बताओ, तुमने और कितने बंदों को मरा है अभी? तुम्हें जल्दी करनी पड़ेगी, उससे शादी करो और बच्चा पैदा करो। तुम पहले ही 19 साल की हो चुकी हो। मुझे कोई शादी वादी नहीं, मुझे और मजबूत बनना है और बदला लेना अरे है। कहाँ भाग रही हो मेरे से? पिता और बेटी की बातें अंदर जादूगर सुन रहा होता है और वो कुछ काम कर रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ के माहौल में काफी एनर्जी हो गई है और ऐसा ही कबीले में रहना चाहिए और मुझे भी अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी जो मैंने नया बच्चा सिलेक्ट किया है उसकी सेरेमनी में कोई कमी ना हो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में वो जो उसने 2 सींग पकड़े होते हैं वो चमक रहे होते हैं ऑरा के साथ। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा शुभ बाहर निकलता है झोपड़ी में से और वो बोलता है कि बहुत ठंड लगी थी रात को मुझे, क्योंकि इस झोपड़ी में काफी सारे होल्स हैं जिनसे ठंड आ रही थी और मैं सो भी नहीं पाया था रात को, बहुत ज्यादा ठंड लगी थी। मुझे सबसे पहले तो इन होल्स को बंद करना पड़ेगा। जब ये बात कर ही रहा होता है होल्स को बंद करने की, तभी पीछे से येन आती है और वो उसे देख के बोलता है, अरे तुम वापस आ गए, इधर आओ और मेरी हेल्प करो। शुभ को देखने के बाद वो अपने दिमाग में मन में एक अलग सी पिक्चर बनाती है जिसमें वो हाथ में बच्चा लेके बैठी होती है और उसे बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं और वो कुछ ना जानबूझ के बस उसे मारती रहती है। वो कहती है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो पतले इंसान, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। शुभ की पिटाई हो रही होती है और वो कहता है कि मुझे बस भूसा चाहिए, मैंने बस भूसा मांगा है तेरे से, तुम कौन से बच्चों की बातें कर रही हो। तो इस पे थोड़ा हैरान होके येन वापस से रिप्लाई देती है, क्या भूसा चाहिए तुम्हें? वो किस चीज के लिए चाहिए? अरे
मुझे भूसा इसलिए चाहिए ताकि मैं इन होल्स को बंद कर पाऊं, क्योंकि रात को काफी ठंडी भरी हवा आई है यहाँ से फुल एसी वाली। तो अब शुभ की पूरी बात सुन के येन थोड़ा मुंह फेरते हुए कहती है कि अच्छा तो ये बात है, तुम्हें ये चाहिए, ठीक है मैं तुम्हें ये भूसा लाने में हेल्प कर दूंगी। इसी बीच हमारा शुभ दिमाग में सोच रहा होता है क्या ये लड़की हेलुसिनेशन कर रही थी, क्या कर रही थी, एटीट्यूड एकदम से भाई इतना जंगली बन गई है, समझ में नहीं आ रहा मुझे मैंने क्या गलती करी है। और हम देखते हैं कि शुभ यान के साथ मिलके भूसा लाने की तरफ चल पड़ता है और वो रास्ते में देखता है कि दो बच्चे सो रहे होते हैं, खुले में सो रहे थे, तो बस ऊपर छत सी होती है और नीचे वो लेटे होते हैं और वो ठंड से कहरा रहे होते हैं। उससे पूछता है कि इनके पास क्या घर नहीं है क्या, और यहाँ तक कि इनको ओढ़ने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो ये कहती है कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों के पास घर नहीं है और जिस सोफे में जिस गद्दे में तुम सोए थे जो एनिमल की खाल थी वो हर किसी को नसीब नहीं होती, क्योंकि आपको खुद शिकार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वो खाल मिलेगी। पर शुभ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उन सबसे ज्यादा जरूरी बंदे हो, इसलिए तुम्हें पूरा ट्रीटमेंट मिल रहा है। हालांकि हमारा शुभ जो है वो उनकी हालत देख के काफी सैड सा होता है और वो लौटते टाइम जो भूसा वो लेके आता है वो उनको उड़ा देता है जिससे कि वो बच्चे आराम से सो सके। इस पे येन पूछती है कि तुमने ये भूसा जो है वो उन्हें क्यों दिया, तुम जादूगर हो और तुम ज्यादा जरूरी हो ना कि ये। इस पे शुभ का जवाब होता है ये सब मेरे लिए जरूरी है। येन शुभ का ये जवाब सुन के थोड़ा हैरान होती है और फिर सोचती है कि जैसा मैंने सोचा था ये वैसा ही इंसान है। अभी पहाड़ी पर खड़ा एक बंदा कहता है कि हंटर वापस आ चुके हैं। ये आवाज सुन के कबीले के बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हाँ अब हमें कुछ खाने को मिलेगा। बच्चे कहते हैं कि हमारे दादा आ चुके हैं। एक बच्ची शिकार को छूते हुए कहती है कि ये तो लंबे बालों वाला सुअर है, देखने में काफी स्वादिष्ट लग रहा है। गांव के सभी लोग उनको वेलकम करते हैं कि अब वो वापस आ गए हैं तो बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। शिकारियों को देख के शुभ येन से पूछता है कि क्या यही वो टीम है जो खाना जुटाती है, और शुभ अपने दिमाग में यही बोलता है कि यार मैंने तो पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया है, मैं तो भूखा हूँ। शुभ का जवाब देते हुए येन कहती है कि हाँ ये जो खाना लाते हैं वो सबसे पहले टोटेम वॉरियर्स को जाता है और एक छोटा हिस्सा बच्चों के लिए होता है। शुभ पूछता है कि बड़े बुजुर्गों का क्या होता है, तो येन कहती है कि वो ज्यादातर तो भरपेट खाते नहीं है क्योंकि इतना मीट या फिर इतना खाना हमारे पास होता नहीं है, तो वो अक्सर जंगल से फ्रूट इकट्ठा करके खा लेते हैं और जितना भी खाना हंटर टीम लेके आती है उससे आधा हिस्सा तो रिजर्व हो जाता है, उसे हम लोग सुखाते हैं ताकि जब तक टीम वापस ना आए तब तक हम उसी से गुजारा कर पाएं। येन की बात सुन के शुभ सोचता है कि फूड का जो सोर्स है वो बस इन गिने चुने बंदों पे है, यानी कि खाने का पूरा भार इन हंटर ग्रुप पे है और जो लिमिटेड नंबर पे हैं। तो शुभ यान से पूछता है कि क्या आप लोग पशुपालन या फिर कोई ऐसे सब्जियां वगैरह नहीं लगाते क्या खाना खाने के लिए? अगर तुमने फार्मिंग शुरू करी तो तुम्हारे पास खाना रिजर्व रहेगा विलेज के लिए। शुभ की बातें सुन के यान काफी कंफ्यूज होती है। वो कहती है कि फार्मिंग ये क्या होता है और जिन पशुओं को या पक्षियों को हम लोग पालेंगे उनको क्या खिलाएंगे? येन की आवाज सुन के शुभ काफी चिंता में पड़ जाता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पे पीक का फार्म खोल भी दिया तो ये बंदे तो रातों रात ही सब माल खा जाएंगे। अब इन दोनों की बातें हो ही रही होती हैं, तभी तीसरा बंदा जो कि हंटर होता है वो आवाज देता है येन को, येन ये बंदा कौन है और मैंने इसे कभी देखा क्यों नहीं विलेज में? अब समझ में आया, तो येन ये तेरा हस्बैंड है जो कि चीफ ने तुम्हारे लिए ढूंढा है। अब हंटर की बात सुन के येन तो बिल्कुल बौखला जाती है और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो हंटर है उनका नाम अंकल कैंगसी है, तो इनको हम अंकल ही कहेंगे, ठीक है, अंकल कैन कह लेंगे, ठीक है, अंकल कैंग की बात सुन के येन काफी बौखला जाती है और वो कहती है कि आप हर दिन ऐसी बातें क्यों कहते हैं मेरी शादी के बारे में, मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, वो एक जादूगर है। येन की बात सुन के सब बौखला जाते हैं, क्या जादूगर, कब, कैसे, ये कब हुआ? और बैकग्राउंड में जो बंदे होते हैं पीछे हंटर ही होते हैं, गांव के होते हैं जिनको अभी मालूम नहीं रहता है, ठीक है, गांव से बाहर होते हैं, वो कहते हैं अरे बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि अब हमारा जो विलेज रहेगा वो ज्यादा खतरे में नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास जादूगर होगा। तभी एक शिकारी पीक को उठाते हुए कहता है कि हमारा जो जादूगर है वो काफी दुबला पतला है, तो तुम ये मीट खाओ, तुम्हें बहुत मीट खिलाना पड़ेगा, तुम्हें खाना ही होगा क्योंकि ट्राइब का फ्यूचर तुम्हारे पे डिपेंड करता है। शुभ उन सबको धन्यवाद कहता है और येन से पूछता है कि क्या ये सभी मेहमानों के साथ इतना अच्छे रहते हैं?
यन कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, ये तुम्हारे साथ अच्छे इसलिए हैं क्योंकि तुम फ्यूचर के जादूगर हो, हमारे विलेज के चीफ बनने वाले। एक बच्चा आता है, हालांकि उसे भूख लगी होती है, उसके मुंह को देख के लगता है कि वो बहुत टाइम से भूखी है, और वो कहता है, शुभ से कहता है, बड़े भैया ये खाना मैं आपके साथ बांट के खाऊंगा। तो ये सब चीज़ें देख के शुभ अपने मन में कहता है, ये सब क्योंकि मैं जादूगर हूँ। अब सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यन और शुभ कैंप फायर करके खाना पका रहे होते हैं और बैठे होते हैं एक हिल पे। तो उन दोनों की बातें शुरू होती है और यन शुभ से पूछती है कि तुमने वो मांस जो ऑफर था वो उस बच्चे से क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए वो एक हॉनर था, वो आपकी अपनी ईमानदारी तुम्हें दिखाना चाहता था। तो इस पे शुभ कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं था जो हॉनर के लिए था, क्योंकि मेरे नज़र में ये सब इंसान है और उसे भी भूख लगी थी, और मैं यही सोच रहा हूँ कि ये जो हम मांस पका रहे हैं इसे बढ़िया से रोस्ट करेंगे, क्योंकि ये कच्चा मैं नहीं खा पाऊँगा। तो यहाँ पे हमें यन को दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह से पानी टपका रही होती है और कह रही होती है कि मीट रोस्ट हो ही चुका है, तैयार हो चुका है। तो इस पे शुभ वो मीट का टुकड़ा उठाते हुए कहता है कि क्या तुम खाओगे इसे, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम पहले खा सकती हो। तो इस पे इतराते हुए, हालांकि यन का मूड नहीं था कि वो मना करे, बट फिर भी वो मना करते हुए कहती है कि ये खाना मेरे लिए नहीं है, ये जादूगर के लिए, और जादूगर के लिए जादूगर को सबसे पहले खाना होता है, जादूगर जरूरी है और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हालांकि वो उसकी एक आंख ना मीट पे ही होती है कि काश मुझे मिल जाए, पर ये बात शुभ को पता चल जाती है। अच्छा तो ऐसा करो कि खा ही लो। तो वो कहती है चलो ठीक है, मैं एक ही वाइट लूँगी। ठीक है, शुभ भी मान जाता है, चलो एक ही वाइट है ना, ठीक है। तो भाई उसकी एक वाइट को देख के ना शुभ ना ठर जाता है, और वो देखता है कि इसने आधे से ज़्यादा मीट का टुकड़ा खा लिया होता है और साथ में हड्डी भी चबा गई है। वाह क्या बात है, हड्डियाँ भी साथ में खा गई। मीट का टेस्ट इतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, बस थोड़ा सा मसाले और नमक मिल जाता तो मज़े आ जाते। क्या तुम्हें नमक चाहिए? 1 मिनट मैं नमक देती हूँ। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या ये तुम्हारा नमक है? हाँ ये नमक है, और ट्राई में और नमक नहीं बचा है, ये मैंने सेव करके रखा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टोटेम सोल्जर होते हैं उन्हें भी खाना खाने के लिए नमक चाहिए होता है, तो ज़्यादातर नमक उनके पास ही रहता है, और मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे खा सकते हो। हाँ ये सही कह रही है, क्योंकि मैं तो भूल ही गया था, नमक यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है। सोने की सोना ही समझ सकते हो, सोना हीरा जो भी है, महंगी धातुएं जो भी रहती हैं, उससे आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये ना आदि मानव समय है, ठीक है, आदिवासियों का समय। और इसके विपरीत मैं बोलूँ तो पृथ्वी पे $1 या $2 से आराम से आप सुपरमार्केट पे जाकर नमक खरीद सकते हो, वो भी भाई बहुत वेराइटी है। आप खुद सोचो, आप एक आदि मानव टाइम पे हो जहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी या कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ तक कि इनकी आग पुराने टाइप की है, इनको खेती का मालूम नहीं है, इनको अभी जो पशुपालन है वो उनका मालूम नहीं है, कपड़ों का मालूम नहीं है, तो यहाँ पे नमक वगैरह मसाले वगैरह कहाँ से आ जाएंगे? तो ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है इनकी कबीले के लिए। तो यही सोच के शुभ नमक को वापस कर देता है यन के पास, और यन कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी वैल्यूएबल चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी ज़रूरत हो सकता है कि अदर बंदों को हो जाए, और मैं इस मीट को रो ही खाऊंगा, कच्चा, यानी कि बिना मसालों का ही खाऊंगा, टेस्टलेस खाऊंगा। तो इस पे यन कहती है कि ठीक है, अगर आप बोलते हो कि आपको नहीं चाहिए तो मैं इसे ले लेती हूँ। सोचता है कि ये जो ट्राइब है, ये कबीला जो है, ये बहुत अभी गरीब है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं और उसे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, और नमक की जो समस्या है ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अब इस पे शुभ पूछता है कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम जो नमक लेके आते हो वो कहाँ से लेके आते हो? जब हमारे हंटर किसी अदर ट्राइब पे जाते हैं तो वहाँ से लेके आते हैं। पर 15 दिन के बाद लेपर्ड जो होते हैं, लेपर्ड और डियर ट्राइब के जो लोग होते हैं, वो मार्केट ओपन करते हैं, और लोग नज़दीकी जो लोग रहते हैं कबीलों वाले, वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से सामान खरीदते हैं। इस पे शुभ पूछता है कि अगली मार्केट कितने दिनों में लगने वाली है? तो इस पे यन का जवाब होता है 10 दिन बाद। तो उस पे शुभ सोचता है कि जब टाइम आएगा तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वहाँ मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, और मुझे इस वर्ल्ड के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। इन दोनों की बातें चल ही रही होती है, तब एकदम से यंकू यानी कि विलेज कैप्टन वहाँ पे प्रकट होते हैं एकदम से, और यन उससे थोड़ा सा ना सरप्राइज हो जाती है। तो यंकू कहता है कि द ग्रेट सोर्सर तुम्हें बुला रहे हैं। तो शुभ कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। तो शुभ यंकू की बात सुन के आगे
चल रहा होता है, यानी कि आगे बढ़ गया होता है, और पीछे से यंकू उसको देखते हुए बोलता है कि लगता है कि हमारे जो सोर्सरर हैं उनके पास इतना टाइम नहीं बचा है, तभी वो आने वाले अगले सोर्सरर के बुला रहे हैं और उसे शायद कुछ शिक्षा वगैरह देना चाहते हैं। यहाँ पे हमें और भी हंटर दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि मुझे भी ये मालूम है कि ये सब होने वाला है, क्योंकि जब कोई बड़ा सोर्सरर किसी नेक्स्ट सोर्सरर को बुलाता है तो इसका मतलब यही होता है कि उसके पास टाइम बहुत कम बचा है और वो आगे अपनी जो शिक्षा है वो उसे देगा ताकि वो आगे बढ़ सके और आगे गांव का ये कर सके। तो यही बातचीत ना 3-4 हंटर कर रहे होते हैं जो कि उस टाइम पे सोर्सरर के साथ खड़े होते हैं। वहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि मास्क पहने हुए होती है और वो मास्क ओपन करती है तो एक कैट स्पिरिट होती है, यानी कि कैट जैसी होती है, बहुत क्यूट होती है, और वो ना सोर्सरर के साथ बिताए हुए अपने पलों को याद करते हैं जहाँ पे सोर्सरर उन सब के साथ खेल रहा होता है और वो अभी छोटे होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत याद करती है। सब यही कहते हैं, वो लड़की कहती है कि हमें नए सोर्सरर का स्वागत करना पड़ेगा तो उसके लिए तैयार रहना, और सब लोग चांद की तरफ देख रहे होते हैं, चांद सितारों की तरफ देख रहे होते हैं, और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा शुभ जादूगर के सामने बैठा होता है और जादूगर कहता है कि कल वो समय आने वाला है, यानी कि इनहेरिटेंस सेरेमनी होने वाली है। तो इस पे वो जादूगर कहता है कि आज मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ जो तुम्हें जानना चाहिए। ओह, तो लगता है समय आ चुका है। शुभ, क्या तुम्हें पता है कि जादूगर क्या होता है? तो इस पे हमारा शुभ कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि जादूगर क्या होता है, प्लीज़ मुझे बताइए। तो जादूगर उसे बताता है कि सोर्सर वो होता है जो कि अपने ट्राइब की प्रोटेक्शन करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है और उसके फ्यूचर को सिक्योर करता है, और जो ट्राइब के लोग होते हैं उनको गाइड करता है एक अलग डायरेक्शन। जो इन सब बातों को कर देता है वही सोर्सर कहलाने के लायक। इस दुनिया में जो टोटेम की पावर होती है वही एक कबीले की फाउंडेशन होती है, यानी कि उसी पे पूरा कबीला टिका होता है। और टोटेम्स जो रहते हैं वो हर कबीले के टोटेम्स अलग पावर रखते हैं। अब अगर आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बता दूं, टोटेम से इनका मतलब एंसेस्टर से है, जो कि किसी का ड्रैगन रहेगा, किसी का कोई अदर रहेगा, समझ रहे हो? तो वैसा सीन है। जो टोटेम की पावर को वॉरियर्स के खून से एक्टिवेट करता है, उनको मार करके, तो वही एक सोर्सरर कहलाता है। गुरुजी, मेरे को एक चीज बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये टोटेम वॉरियर्स हैं? बच्चे, जादूगर के बाद टोटेम वॉरियर्स ही कबीले में सबसे शक्तिशाली लोग होते हैं। एक टोटेम वॉरियर की मैं बात करूं तो उनके खून की और उनके की पावर बहुत ज़्यादा होती है, और की से यहाँ पे मतलब होता है लाइफ फोर्स, और आप स्पिरिचुअल पावर भी उसे बोल सकते हो। तो जो टोटेम वॉरियर रहता है उनके अंदर ये पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये मायने नहीं रखता कि उनके अंदर कितनी स्पिरिचुअल पावर है या फिर उनके अंदर कितना ब्लड उनका अच्छा है, पर वो नेचुरली इवोल्व नहीं हो सकते। उन्हें इवोल्व होने के लिए जादूगर की ज़रूरत होती है। अगर उनके शरीर में टोटेम मार्क नहीं होगा वो पावर को जगा नहीं पाएंगे, और उनका जो खून रहेगा वो उस पावर को जनरेट नहीं कर पाएगा। यानी कि जो वॉरियर रहेगा उनके अंदर टोटेम मार्क भी होना ज़रूरी है, जिससे कि पता चले कि वो टोटेम उसको आशीर्वाद मिला है। वो जादूगर जो रहेगा वही उस मार्ग को पहचान पाएगा कि हाँ, इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो टोटेम वॉरियर बन सकता है। तो यहाँ पे जादूगर की बहुत ज़रूरत होती है उस टोटेम वॉरियर को पहचानने में और उसकी शक्तियाँ जगाने में और उसे इवोल्व करने में। यहाँ पे शुभ अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक सोर्सरर उनकी पावर को जगा सकता है और उनको पहचान सकता है और उनको इवोल्व कर सकता है। अगर जादूगर की गाइडेंस किसी आम आदमी को भी मिलती है तो वो भी टोटेम वॉरियर्स बन सकता है। और ये सब करने के लिए पहले हमें तुम्हारा रिचुअल करना पड़ेगा, और उसके बाद तुम आम आदमी को भी पावरफुल बना सकते हो। उस रिचुअल से तुम्हारी शक्तियाँ जागेंगी और तुम पहचान पाओगे कि आगे तुम्हें क्या करना है। नॉर्मल केस में ऐसा होता है कि बाहर जो बीस्ट हैं उनसे मुकाबले तो जो सिंपल लोग होते हैं, जो रिजर्व सोल्जर हैं, वही उनसे डील कर लेते हैं। अगर तुम उनके साथ खड़े रहोगे तो उनका हौसला भी बढ़ेगा। और बाहर बहुत खतरनाक बीस्ट भी हैं जिनका मुकाबला तुम्हें टोटेम वॉरियर्स के साथ मिलके करना पड़ेगा। एक पावरफुल बीस्ट का मुकाबला एक पावरफुल टोटेम वॉरियर्स ही कर सकता है। माना अभी हमारे कबीले में बहुत कम टोटेम वॉरियर्स हैं, पर जितने भी हैं वो कबीले की जान है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। तो यही कारण है कि जादूगर का स्टेटस इतना हाई होता है कबीले में। बच्चे, एक सोर्सर की एबिलिटी इनसे ज़्यादा भी होती है। वो सिर्फ टोटेम वॉरियर्स को इन्वॉल्व और कबीले की सुरक्षा ही नहीं बल्कि और भी कई चीज़ें करता है, जैसे कि वो टोना टोटका भी करता है। ये जितनी भी तुम चीज़ें देख रहे हो ये टोना टोटका करने का सामान है, तुम इसे देख सकते हो। ये इसमें लिखा क्या है?
मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। अरे ये क्या है, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा। बच्चे, अभी तुम्हें ये जो लिखावट है वो पढ़ी नहीं जाएगी। जब सेरेमनी हो जाएगी तो उसके बाद तुम इन टेक्स्ट को पढ़ सकते हो जो इस लिखा है। ये एक टोटका है और जब तक तुम्हारे पास पावर रहेगी तुम इसे एक्टिवेट कर सकते हो। क्या मैजिक? तो क्या मैजिक इसके अंदर है? नहीं, मैजिक इसके अंदर नहीं है, मैजिक तुम्हारे अंदर है जो कि इस टोटके को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे बहुत सारे मैजिक होते हैं जिनमें से कि एक हीलिंग मैजिक भी होता है। ये एक टेक्निक होती है जिससे कि तुम किसी भी प्रकार के जहर को खत्म कर सकते हो। गुरुजी, क्या आप मुझे बताओगे कि आपकी स्पेशल एबिलिटी कौन सी है? मैं हीलिंग में भी अच्छा हूँ और थोड़ा सा और भी जादू में कर लेता हूँ। जादूगर सबसे शक्तिशाली स्थान होता है किसी कबीले में और वो भी इजी टारगेट होता है। कहीं कभी भी अगर किसी कबीले पे अटैक होता है तो सबसे पहले वो वहाँ का जादूगर को ही टारगेट करते हैं। अगर तुम्हें कभी किसी झाड़ फूक या फिर कोई तंत्र मंत्र करना होगा तो वो मैंने एक स्क्रोल पे लिख दिया है। तुम्हें इस स्क्रोल की हर हालत में हिफाजत करनी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सीक्रेट है। अपनी जान से भी बढ़ के इसकी रक्षा करनी पड़ेगी तुझे। ठीक है गुरुजी, मैं समझ गया। ये राज और ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल संभाल के रखूंगा। तभी अचानक हम लोग देखते हैं कि जादूगर खांसता है और उसके मुंह से खून निकलता है। तो खून को देखने के बाद हमारा एमसी बहुत परेशान होता है और वो हीलिंग करने का ट्राई करता है कि मैं हील करता हूँ। तो उसके जो सिस्टम होता है उसका, जब वो हील करता है तो सिस्टम में आता है इन्फेक्टिंग हीलिंग नो प्रेफरेंसी इंक्रीज, यानी कि उसकी जो हीलिंग कैपेसिटी है वो उस लेवल की नहीं है जहाँ पे वो उस जादूगर को ठीक कर सके। जादूगर देखता है कि हमारा एमसी उसको रिपेयर कर रहा होता है, उसको ठीक कर रहा होता है। तो वो कहता है एमसी से कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे घाव जो हैं वो तुम्हारे हीलिंग से सही नहीं हो, मेरे पे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो, मुझे खड़ा होने में हेल्प करो, मुझे और भी जरूरी बहुत सी चीज़ें करनी है। अब जादूगर खांसता खांसता हुआ शुभ से पूछता है कि जो भी चीज़ें मैंने एज ए जादूगर के लिए जो ज़रूरी है, वो जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं, क्या तुम्हें वो याद है? तो इस पे शुभ कहता है कि आप चिंता ना करिए, मैं उन्हें हमेशा याद रखूंगा। बहुत अच्छे। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि एमसी और जादूगर दोनों जा रहे होते हैं इनहेरिटेंस सेरेमनी में। अब ये दोनों आके इनहेरिटेंस सेरेमनी में आ जाते हैं और जहाँ पे सब लोग इनका वेट कर रहे होते हैं कि ये लोग कब आएंगे। तो जादूगर ऊपर स्टेज पे खड़ा हो जाता है और शुभ को बोलता है कि मेरे सामने झुको। तो शुभ झुक जाता है और जादूगर अपने हाथ से कुछ चैंटिंग करता है और बोलता है कि 63 साल हो गए, यानी कि जादूगर 63 ईयर्स का होता है। ठीक है, बहुत टाइम हो गया। अब मेरी जो जगह है वो नया सॉर्सरर लेगा और आप सबको गाइड करेगा। तो फिर वो कहता है सेरेमनी को शुरू किया जाए। सब लोग बड़े गर्म जोश से स्वागत करते हैं और जादूगर कहता है कि ऑफर ब्लड का ऑफर करो। तो सब लोग अपना अपना हाथ ऊपर करते हैं, जितने भी कबीले के लोग होते हैं, शिकारी होते हैं और जितने भी वॉरियर्स होते हैं, सब लोग अपने हाथ में कट लगाते हैं और वो जो खून होता है वो खून जादूगर के पास जाता है और उसका ना एक वॉल बन जाता है। वॉल बनने के बाद वो जादूगर कहता है कि टोटेम आने वाला है। उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि वही जो खून का बॉल बना होता है उसमें से वही ड्रैगन बाहर निकलता है और वो शुभ के अंदर समा जाता है और शुभ के अंदर समाने के बाद उसका जो ओरा है, शुभ का ओरा, वो इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद जादूगर अपने हाथ पे उंगलियां रखता है और जो भी उसका नॉलेज रहता है, जो भी नॉलेज या फिर कह लो कि जो भी उसके पास विद्या रहती है, जो भी उसका फ्यूचर था, पास था, जो भी यादें थी, वो शुभ को दे देता है और कहता है कि ये जो मैं तुम्हें चीज दे रहा हूँ ये तुम्हारे बहुत काम आएगी और इसके साथ मैं भी जुड़ा रहूंगा। जैसे ही वो ये चीज टच करता है वो फिर से अपने आत्मा की बिल्कुल गहराई में चला जाता है और सीन कट हो जाता है यहाँ पे। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि एक रेगिस्तान है। पुराना सोर्सर जो है, जादूगर जो है, उसकी अब कहानी दिखाई जाती है जिससे कि शुभ को पता चले कि सोर्सर होता है क्या और क्या उसका काम है। आई थिंक ठीक है, जो रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं। वो कहता है कि मैं भूखा हूँ पिछले 2 दिनों से, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये जो छोटा सा बच्चा है ना, ये सोर्सरर है। तो रात को वो प्रार्थना करता है टोटेम गॉड से कि मुझे ना गाइड कीजिए फ्यूचर के लिए, अपने ट्राइब के फ्यूचर के लिए। तो उसके बाद उसे कुछ रोशनी दिखाई देती है। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक अलग सी आकृति बनी होती है और वहाँ पे एक लेडीज आती है। तो वो उस बच्चे से पूछती है कि तुमने बहुत सारा डोज पोशन का ले लिया है, क्या बच्चे तुम पागल हो गए हो क्या? तो उसकी वजह से जो लेडीज आई होती है वो हैरान होती है और परेशान भी होती है कि अब पता नहीं ये बच्चा जी पाएगा या नहीं। वो लेडीज उस लड़के को हील करती है। तो लड़का कहता है कि टीचर मैंने उसे देखा। तो टीचर उसको चुप रहने का इशारा करती है और कहती है कि तुम
फ्यूचर पे डिपेंड मत रहना, तुमको ज्ञान मिला है तुम अपने दिल में उसे दबा के रखना। फिर वो कहता है कि मदर कहता है, इसका मतलब ये इसकी माँ होती है। तो अपनी माँ से पूछता है कि आखिर मुझे कितना दिन वेट करना पड़ेगा जब मेरी ट्राइब जो है वो स्ट्रोंग हो जाए। तो इस पे उसकी माँ कहती है कि मुझे खुद नहीं मालूम कि हमें कितना वेट करना पड़ेगा जिससे कि हमारी ट्राइब जो है वो बिल्कुल मजबूत हो जाए। इसी के साथ हम लोग देखते हैं उस बच्चे की आंखें जो हैं वो किसी को देख रहा होता है जो दरवाजे पे खड़ा होता है, और आई थिंक ये जो लड़का है ये अपना शुभ होने वाला है। इसके बाद हमें कुछ लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो छोटा सा सोर्सरर है वो लड़ाई करता है, और उसकी ना यंग एज की एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें कि वो लड़ाई कर रहा होता है। पीछे अनाउंसमेंट होती है कि सोर्सर को देखो कितना ज़बरदस्त है, इसने तो ये बीस्ट को मार दिया। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये जो छोटा सोर्सरर था, आई मीन जो बड़ा वाला सोर्सरर था, बूढ़ा वाला जादूगर था, ये सारी ना उसकी यादें थी उसके बीते हुए कल की, कि उसने कबीले में क्या क्या किया क्या नहीं किया। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बेहोश हो गया होता है सेरेमनी में। उसके बाद वो उठता है और वो कहता है कि मैं यहाँ टेंट में कब आ गया, मैं वहाँ पे बेहोश हो गया था जब मैं मुझे मालूम नहीं कि कौन मुझे यहाँ पे लेके आया। अब मैंने सब फिगर कर लिया है कि ये जादूगरी कैसे करनी है। जो टोटेम है वो एक स्क्रिप्ट है। अब मुझे ये पता चल गया है कि टोटेम जो है वो एक सोर्सरर की स्क्रिप्ट है, और वो उसे मैं इवॉल्व कर सकता हूँ सोर्सरर के पैटर्न कलेक्शन से। तो वो पैटर्न कलेक्शन से मतलब है तंत्र मंत्र जो पुराने सोर्सरर ने उसे दिया था, पढ़ने के लिए भी दिया था और इसे पढ़ा नहीं गया। तो ये कहता है कि सेरेमनी हो चुकी है और मैं एक जादूगर बन गया हूँ तो मैं उनको पढ़ सकता हूँ, बट उनको पढ़ने के साथ साथ मुझे अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना पड़ेगा और कबीले को भी देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ वो अपना वो शरीर को देखता है फ्लैक्स करते हुए कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे अपने शरीर पे, और साथ में ही वो सिस्टम का विंडो देखता है जिसमें कि उसका स्टेटस होता है। तो वो देखता है कि उसकी जो पावर है और स्पिरिट पावर जो रहती है, मैजिक पावर और स्पिरिट पावर, वो डबल हो चुकी है। तो इसमें वो कहता है कि ये दोनों चीज़ें क्या अलग अलग होती हैं, तो क्या ये मैजिक पावर है, क्या ये चेंज अलग चीज़ है क्या? तो सिस्टम कहता है कि अलग चीज़ नहीं, ये अलग चीज़ है, बट मैजिक पावर जो है वो आपके स्पिरिट पावर से ही आती है। उसके बाद हमारा एमसी जो है वो डेली चेक इन करता है और उसे एक नई चीज़ मिलती है। नई चीज़ में उसे मिलता है फ्रूट नाइफ मिलता है, सब्जियां और फ्रूट काटने के लिए चाकू मिलता है उसे, और उसे एक लेलन टेक्सटाइल क्राफ्ट की ई बुक मिल जाती है जो कि उसकी लाइब्रेरी में सेव हो जाती है। तो ये कहता है कि बड़े धन्यवाद हमारे जो हमें ये मिल गई। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ ना कि मैं चेक इन करूँगा और मुझे टॉयलेट पेपर मिल जाएगा। कपड़ा बनाने की उसे जो रेसिपी मिली है वो एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि कबीले के ज्यादातर लोग जो है वो एनिमल की स्किन ही पहनते हैं। सिस्टम उसे लिनन और सिल्क का हिस्ट्री बताते हैं और वो जो आप पढ़ सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है। तभी बाहर से आवाज आती है, शुभ क्या तुम जाग गए हो? तो शुभ कहता है हाँ मैं जाग गया हूँ। तो वहाँ पे यंकू होता है जो कहता है कि तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेन टेंट में रुकना पड़ेगा। तो इस पे शुभ कहता है कि मेन टेंट, हाँ वही टेंट जहाँ पे मेन जो सोर्सरर थे वहाँ रहते थे, वहीं पे तुम्हें रहना पड़ेगा। अब तुम हमारे कबीले के सोर्सरर हो, हमें तुम्हारी गाइडेंस की जरूरत रहेगी, तो तुम्हें वहीं पे रहना पड़ेगा। तो शुभ थोड़ा सा परेशान होके पूछता है कि पुराने जादूगर की बॉडी के साथ क्या हुआ? तो उस पे शुभ के इस क्वेश्चन को सुन के वहाँ पे अंकल कैन आते हैं अंदर, और वो कहते हैं कि हमने पुराने सोर्सरर की जो सलाह थी उनको माना है और उनके शरीर को जला दिया है। उनके शरीर में से हमें बस यही चीज मिली है, जिसे रैलिक कहेंगे। तो शुभ कहता है एक साइंटिफिक पॉइंट से देखा जाए तो ये रैलिक जो है वो एक स्टोन ही बोला जाएगा इसे। तो शुभ उस रैलिक को अपने हाथ में लेके कहता है कि हम एक मंदिर बनाएंगे जहाँ पे इस रैलिक को रखेंगे। अब शुभ अपने दिमाग में सोचता है कि ये तो बस शुरुआत है और मैं इस कबीले का अब सोर्सरर हूँ, तो मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि शुभ पूरा ध्यान मगन में बैठा होता है, वहीं पे बैठा होता है जहाँ पे पहले ओल्ड सोर्सरर बैठा होता है, और वो सबसे पूछता है, यानी कि कैप्टन से और जो अंकल कैन होते हैं उनसे पूछता है कि सिचुएशन कैसी है ट्राइब में और मीट का स्टॉक कितना है। अंकल कैन कहते हैं कि हमारे पास इतना ज्यादा मीट बचा नहीं है, टोटेम वॉरियर मीट को शेयर कर रहे हैं बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ। हमारे पास ज्यादा मीट ना होने का कारण है कि क्योंकि हमारे पास हंटर कम है, हम सिर्फ 6 हंटर हैं। तो शुभ बोलता है कि हमारे पास सिर्फ 6 हंटर हैं जो कि खाना जुटाते हैं। तो कैप्टन कहता है कि हमारे पास बहुत सारे बंदे थे, हम पहले 26 लोग हुआ करते थे, एक टुकड़ी में 26 लोग हुआ करते थे, बट जब हम पे स्नेक ट्राइब ने अटैक किया तो बहुत से
बंदों को उन्होंने गुलाम बना लिया। तो शुभ पूछता है कि क्या स्नेक ट्राइब जो है वो हमसे नजदीक ही है क्या? मुझे समझना पड़ेगा कि हम इस ब्लैक स्नेक जो ट्राइब है इसको कैसे दूर करें। तो कैप्टन उसे समझाता है मैप दिखाते हुए कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जादूगर, क्योंकि ब्लैक स्नेक ट्राइब जो है वो हमारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि जो ये लैंड है जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं वो इस लैंड को लाइक नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ना खेती होती है ना, समझ रहे हो, यानी कि उजाड़ है ये। तो इस चक्कर में स्नेक ट्राइब यहाँ पे नहीं आएगी, और अगर वो आएगी तो हमारा और उनका सामना होता है शिकार करने के टाइम पे, क्योंकि शिकार करने के लिए हमें भी जंगल की तरफ जाना पड़ता है। तो उनके भी जो शिकारी होते हैं वो भी जंगल में आते हैं, और हो सकता है कि वहां पे हमारा जो सामना हो वो स्नेक ट्राइब से हो जाए। इसी चक्कर में हम शिकार करते टाइम बहुत सावधानी बरतते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कब कौन कहां से हम पे हमला कर दे। तो शुभ पूछता है कि ये कंडीशन तो बहुत बुरी है, क्योंकि हम लोग ना शिकार कर सकते हैं आराम से और ना हम इस जमीन पे खेती कर सकते हैं। सोचता है कि अगर मैंने इनके खाने का जुगाड़ नहीं किया, अगर कबीले में खाना नहीं हुआ, तो वो येन को दिमाग में सोचता है, और येन बोल रही होती है कि मैं तुम्हें सबसे पहले खा जाऊंगी। तो शुभ थोड़ा डरता है और फिर कहता है, अब दूसरी बात वो पूछता है कि तुम्हारा कपड़े के प्रति क्या कहना है? तो इस पे अंकल कैन कहता है कि बिल्कुल, कपड़ा जो है वो बिल्कुल रेयर आइटम है, क्योंकि वो न सिर्फ ऊंचे दर्जे के जो ट्राइब होते हैं उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, और मेरी इच्छा थी, और मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं कपड़ा पहनूं और अपना जो कपड़े हैं वो अपने बच्चों को और आगे उनको भी पहनाऊं। तो इस पे कैप्टन कहता है कि हम सभी चाहते हैं कि हम लोग कपड़े का इस्तेमाल करें, पर कपड़ा बनाना बहुत मुश्किल है, और कपड़ा बनाना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। ऊपर से हम लोग कपड़ा खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि जब भी मार्केट लगती है, डीए ट्राइब की जो मार्केट लगती है ना, जब भी मार्केट लगती है तो उनका जो रेट होता है वो काफी हाई होता है। हमें तीन पीस मांस के देने पड़ते हैं, जर्की यानी कि सूखा मांस जो रहता है वो देना पड़ता है, तब जाके हमें एक रोल मिलता है कपड़े का। तो शुभ उनसे पूछता है कि 3 पीस, अच्छा उसका वेट कितना होता होगा? तो वो दिमाग में सोचता है कि पुराने जमाने में जब वेट किया जाता था तो एक जो जर्की थी, एक जो पीस है उसका वेट 120 पाउंड्स रहता था। तो इस पे कैप्टन कहता है कि रुको मुझे सोचने दो। वो कैन से बोलता है, अंकल कैन जो है उससे बोलता है कि हिलना मत। तो वो इशारों में बताता है कि एक पीस ना इतना बड़ा होता है, तो इसे समझ भी नहीं आता कि कितना होता है। अगर पत्थर होता तो अलग बात होती। तो शुभ पूछता है कि इतने पीस से कितना जो रोल है, कपड़े का रोल मिल जाता है। तो वो कैन को बोलता है यहाँ पे लेट जाओ। तो वो अपना जो लेटता है सामने, और वो बताता है कि इतना लंबा रोल आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं इसे 10 मीटर का भी समझूं तो ये तो कीमत बहुत महंगी है। तो कपड़े की बात को साइड में करते हुए हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि सबसे पहले हमें खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा, हमें बहुत सारा मीट चाहिए होगा ताकि सब लोग आराम से खा सकें। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जंगल का दृश्य, जहाँ पे 4-5 हंटर जो है वो कुछ झाड़ियों में ना ढूंढ रहे होते हैं। तब उनमें से एक बंदा कहता है, लीडर चैन, आपको ऐसा लगता नहीं है कि हम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो उस पे अंकल कैन जो है भूसा मारते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं? अब सीन दिखाया जाता है, पिछला सीन दिखाया जाता है जब अंकल कैन और कैप्टन सोर्सरर के साथ होते हैं। तो अंकल कैन सोर्सरर से पूछते हैं कि आपको कपड़ा बनाने का फॉर्मूला आता है? तो इस पे शुभ हाथ चुप रहने का आदेश देता है और कहता है कि अगर किसी और बंदों को, किसी अन्य ट्राइब को पता चलेगा कि उनको कपड़ा बनाना आता है तो उन पे अटैक हो सकता है। तो वो कैन के पास आता है और उनसे कहता है कि जब भी आप अगली बार शिकार करने जाओगे तो आप एक खास तरह का प्लांट देखना जिससे कि हम लोग कपड़ा बना पाएंगे, और अगर हमें ये कपड़ा मिल गया तो हमारे जो ना कपड़ा बनाने का जो ड्रीम है आपको और आपका कपड़ा पहनने का, वो पूरा हो जाएगा, और ये जरूरी भी है हमारे कबीले के लिए। तो अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे अंकल कैन कह रहे होते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि सोर्सर मुझे इतना जरूरी काम देगा और मुझे किसी भी हालत में ये पूरा करना है। तो तुम लोग चुपचाप उस घास को ढूंढो जिससे हम लोग कपड़ा बना सकते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होके आता है बाबा जी की कुटिया पे, जहाँ पे शुभ जो है वो मायूस सा बैठा होता है, सोच में पड़ा होता है कि यार हमारे पास जो अभी खाना है वो 15 दिन तक चलेगा, और अगर मैं हिसाब लगाऊं सारे के सारे बंदे अगर खाने लग गए तो ज़्यादा दिन वो टिकने वाला नहीं है, और मुझे और प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा मैं, क्योंकि हमारे ट्राइब में खाना नहीं होगा। तो वो कहता है कि हमारे जो हंटर गए हैं उन्हें वापस आने में 3 से 5 दिन लग जाएंगे, तो तब तक मुझे और भी चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी या सोचनी पड़ेंगी। फिर वो कहता है कि मेरे पास अगर वो आ गया, फैब्रिक बनाने का प्लांट जो है वो आ गया, तो मैं उसे बनाऊंगा कैसे, क्योंकि मैं अकेले ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो वो दिमाग लगाता है कि मुझे गाँव में से या ट्राइब में से 4 से 5 ऐसे अच्छे हुनरबाज लड़के या लड़कियां ढूंढनी पड़ेंगी जिनको मैं वो सीक्रेट सिखा पाऊँ, जिससे
कि वो ना आगे सिखा सके और प्लस वो कपड़ा बना सके। तो उसके बाद वो अचानक से सोचता है कि अरे यार मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, हो सकता है कि अगर वो प्लांट ना मिले तो मेरा तो ये फैब्रिक बनाने का प्लान पहले ही खराब हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, इसके लिए हम लोग अन्य बैकअप प्लान ढूंढ लेंगे। पर इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास सामने हैं अभी ट्राइब के लिए, जिसमें से कि है पहले तो पीने का पानी और सफाई का ध्यान रखना और नमक की भी समस्या है, क्योंकि हमारे पास नमक नहीं है। नमक बहुत महंगा है क्योंकि इसकी ट्राइब में इस टाइम में ट्राइब में नहीं, टाइम में बहुत महंगा है। फार्मिंग का भी मेरे को कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा। यही सोच के शुभ पागल हो जाता है। वो कहता है कि यार मैंने जितना सोचा था ना उतना आसान नहीं है सोर्सरर के काम, अभी तो और लोड बढ़ना बाकी है। और वो पागल हो ही रहा होता है, अपने बाल को खींच के कहता है कि मुझे मालूम नहीं कि पिछला जादूगर ये सब चीजें कैसे हैंडल करता था, क्या मेरे से ये चीजें हैंडल हो भी पाएंगी। तो वहाँ अचानक से येन की एंट्री होती है। येन कहती है कि अरे सोर्सरर कैसे हो, तुम अपने बालों को क्यों खींच रहे हो क्या तुम बीमार हो। तो वो अपना माथा उसके माथे पे लगाती है और कहती है तुम्हारा शरीर तो गर्म नहीं लगता, क्या तुम्हारा दिमाग गर्म है क्या। तो इस पे शुभ उसे पीछे करते हुए कहता है कि अरे तुम कर क्या रही हो, अच्छा तो तुम मेरी सारी बातें चुपचाप से सुन रही थी। तो येन कहती है कि मैं चुपचाप से कोई बात नहीं सुन रही थी, मैं खुलेआम सब बातें सुन रही थी, क्योंकि मेरे पिताजी और अन्य जो सिक्योरिटी के काम में है वो बाहर गए हैं गांव से। तो यहाँ पे फर्ज बनता है कि गांव का सबसे ताकतवर इंसान तुम्हें प्रोटेक्शन दे। तो शुभ थोड़ा हैरान होते वो कहता है क्या सबसे ताकतवर। तो इस पे येन चिढ़ जाती है और वो उसको गले से पकड़ के बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर पावर नहीं है तुम्हें सिक्योरिटी देने की, और मैं तुम्हें क्या बचा नहीं पाऊंगी खतरे से। तो शुभ की ना यहाँ पे हालत बहुत खराब हो जाती है। वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया तुम बहुत ताकतवर हो, अब मुझे छोड़ दो, ठीक है। तो येन उसे छोड़ती हुई कहती है कि सोर्सर जो पिछले सोर्सर थे उन्हें एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम से डील करनी पड़ती थी और उनके साथी भी उनकी हेल्प करते थे। तो ये बात सुन के शुभ का दिमाग चमकता है और वो कहता है कि अच्छा तो पिछले सोर्सर के पास क्या असिस्टेंट थे। तो येन बोलती है ऑफ कोर्स पिछले सोर्सर के पास असिस्टेंट थे। तो शुभ कहता है कि वो अब कहाँ है। तो येन थोड़ा मायूस होकर कहती है कि पिछली बार जब हम पे ब्लैक स्नेक ट्राइब के जो बंदे थे उन्होंने अटैक किया था तो वो जादूगर को बचाने के टाइम पे शहीद हो गए थे, वो सब मर गए थे। तो शुभ थोड़ा मायूस होता है और कहता है ओके तो ये बात है। तो शुभ यान से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसे तुम रेकमेंड करना चाहती हो असिस्टेंट के भर्ती के लिए, जो स्मार्ट हो और इंटेलिजेंट हो और उसे जिसे एक्सपीरियंस भी हो सोर्सर के साथ असिस्टेंट के काम का, हार्ड वर्कर होना चाहिए। तो यान थोड़ा सा सोचती है और मुस्कुराते हुए शुभ को बोलती है कि मेरे बारे में क्या ख्याल है, जितना भी क्वालिटी तुम गिना रहे हो वो सब मेरे में है। उसपे शुभ पलट के जवाब देता है यान को कि जितना भी क्वालिटी में मैं गिनाया हूं ना उनमें से एक भी तेरे अंदर नहीं है, तो तू चुप ही रहे। तो मेरे हिसाब से मीको तुम्हारे लिए सही रहेगी। क्या उसने पहले भी सोर्सरर के साथ काम किया है असिस्टेंट का, और क्या वो फिट होगी जितना भी सिचुएशन या फिर मैं जितना भी रिक्वायरमेंट है मेरी, ये तो वहां जाके उसको देख के पता चलेगा। तो चलो हम लोग चलते हैं और उस पर्सन को देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मीको किसी लड़की का नाम नहीं है। मीको जो सोर्सरर होता है उसकी असिस्टेंट को कहते हैं मीको। तो ठीक है, तो मीको के लिए लड़की को ढूंढने जा रहे हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंगकू अपनी बेटी येन को बोल रहे होते हैं कि आज नहीं तो कल नए जादूगर को मीको की जरूरत पड़ेगी और मुझे लगता है उस पोजीशन के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट रहोगी। तो इस पे येन थोड़ा लड़खड़ाते हुए कहती है कि पर पिताजी, तो उनके पिता कहते हैं कि क्यों किंतु परंतु क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या नफरत है नए जादूगर से। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो ना मीको का जो रहता है ना जो पोजीशन रहती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और हर किसी लड़की को ये चीज नहीं मिलती। तो येन कहती है कि मुझे उनसे नफरत नहीं है, मेरा भी ड्रीम था कि मैं मीको बनूं अपनी ट्राइब पे, पर अगर मैं मीको बन गई तो मैं फिर अपना बदला कैसे ले पाऊंगी। और येन लास्ट में बिल्कुल चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे मीको नहीं बनना, मुझे टोटेम वॉरियर ही बनना है और उसी में रहना है, क्योंकि मुझे ब्लैक स्नेक ट्राइब जो है वहां उनसे बदला लेना है। शुभ येन को देख के चिल्ला रहा होता है कि येन कहाँ हो गई हो तुम। तो ये जो फ्लैशबैक था ना ये हमारी येन सोच रही थी अपने दिमाग। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उस घर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लड़की होती है जो कि मीको बनने के लायक होती है। तो उसके घर की तरफ इशारा करते हुए येन कहती है कि ये मेरी दोस्त का घर है और मैं उसे बुलाती हूँ। तो शुभ कहता है कि जल्दबाजी करने का कोई जरूरत नहीं है, पहले मैं उसे देख लेता हूँ। क्या तुम्हारी दोस्त यहाँ अकेली रहती है? तो येन कहती है कि नहीं वो किसी और के साथ रहती है पर यहाँ पे वो काम करती है। अच्छा कुछ भी हो चलो पहले देख लेता हूँ मैं कि वो कहाँ पे है। और यहाँ पे हमारा एमसी झोपड़ी में से झांक के अंदर देखता है। कान पूंछ, हाँ जैसा येन ने बोला है यही वो लड़की मुझे लग रही है। शुभ का साथ देते हुए येन भी वहां छिप के देख रही होती है, झांक के देख रही होती है अंदर। और
और यन पूछती है कि कैसी सिचुएशन है अंदर। तो इस पे शुभ कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है पर कमजोर भी बहुत है। देखो ना उसका ट्राइबल ब्लड का मार्क जो है उसके चेहरे पे वो भी चिपने लग पड़ा है। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ही समझदार और अच्छे दिल वाली है, वो बहुत मुश्किलों से गुजरी है इस वजह से वो कमजोर है। तो यहाँ पे जिस लड़की को ये देखने आए होते हैं यन और शुभ, उनका नाम होता है यूइंग। तो यूइंग प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत आएगी तो इसलिए मैं इसे मीको ही बोलूँगा। तो मीको अपने अंकल के साथ रहने उस टाइम पे आई थी, बिल्कुल छोटी थी इसकी उम्र जब उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। और ये इसकी जो चाची थी यानी कि अंकल कैन की जो पत्नी थी उसी ने इसको पाल पोस के बड़ा किया था। बट एक टाइम अभी के टाइम में क्या हो गया है कि अंकल की इसकी जो चाची है, मीको की जो चाची है वो प्रेग्नेंट हो गई है और इसे वहाँ से अलग होना पड़ा क्योंकि ये नहीं चाहती कि खाना बटे और जिससे ना कि इसकी चाची को दिक्कत आए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो इस पे शुभ कहता है कि इसने सही किया। यन पलट के जवाब देती है कि ऐसा क्यों? वो अंकल कैन की भतीजी है और वहाँ पे तो उसे खाने पीने की तो कमी होनी ही नहीं चाहिए, फिर भी उसने अंकल कैन के घर को छोड़ दिया। इस पे शुभ कहता है कि कई बार ऐसा होता है, चीजें हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं चलती। मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि मीको ने ऐसा क्यों किया। शुभ एक फ्लैशबैक देखता है अपने दिमाग में और फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पे क्यों आई है, अपने दिमाग को शांत करने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें झोपड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी फ्रेंड जो होती है वो उसको बोलती है कि यन ने हमें बताया है कि तुम अपने अंकल को छोड़ के यहाँ पे रहने वाली हो, अलग रहने वाली हो, इससे तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्या तुम इस बात को जानती हो? इस पे दूसरी दोस्त कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये सारी दिक्कतें ना तुम्हारे लाइफ में आने वाली है और तुम्हें शायद पता भी होगा कि एक नया जादूगर हमारे ट्राइब में आया है। तुम खूबसूरत भी हो और तुम्हारे जो माता पिता थे वो पहले सोर्सरर के असिस्टेंट रह चुके हैं और तुम हंटर लीडर की भतीजी भी हो। मुझे लगता है कि तुम्हें मीको का काम जरूर करना चाहिए। हमारी मीको लाल पीली होके घबराते हुए शर्माते हुए बोलती है कि अरे ऐसी बातें मत करो और फिर वो उन दोनों से पूछती है कि क्या वो मीको बनने के लायक भी है। मुझे लगता है जादूगर उसे पसंद नहीं करेंगे। अरे इतना भी मत सोचो, सिर्फ हाँ कहो अगर मीको बनना है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें मीको बनाने का जो फैसला होगा वो तो जादूगर का ही होगा। मेरी सास ने एक बार बोला था कि हाथ आए मौके को अगर तुम ठुकरा दोगे तो वो मौका तुम्हें पूरा जिंदगी भर नहीं मिलेगा। इस पे मीको थोड़ा इतराती हुई कहती है कि देखते हैं क्या होगा, वैसे उसका मन भी तो है मीको बनने का। उन तीनों के अंदर बातें चल रही होती हैं और बाहर से शुभ उन्हें सुन रहा होता है। तभी अंदर से मीको कहती है कि येन जो है वो ज्यादा सूटेबल है मीको बनने के लिए। और दूसरी जो लड़की रहती है वो कहती है कि तुमने मुझे बताया था जब से तुम बच्ची थी कि तुम्हें ना मीको बनना है। शुभ जब इस बात को सुनता है तो वो येन की तरफ देख के बोलता है क्या? इस पे येन ऐसा चेहरा बनाती है जैसा कि पूरा प्लान उसका ना खराब हो गया हो। वो कहती है धत तेरी। शुभ अपने दिमाग में सोचता है तो इन दोनों सहेलियों का यही ड्रीम था कि वो मीको बने। येन का जब प्लान खुलने लगता है, उसकी जो बातें होती है, सीक्रेट्स बातें होती है दोनों की, जब वो सामने आने लगती है तो वो झोपड़ी के अंदर आ जाती है और कहती है अरे यूइंग तुम इन सब बातों को ऐसे कैसे बता सकती हो सबके सामने? इनको सामने आते देख के हमारी यूइंग जो है यानी कि मीको वो घबरा जाती है। वो कहती है क्या तुम मेरी सारी बातें छुप छुप के सुन रही थी? झोपड़ी के अंदर आते हुए यूइंग की बात का रिप्लाई करते हुए कहता है कि हम तुम्हारी बातें छुप छुप के सुन नहीं रहे थे, हम तुम्हें देख रहे थे। मैंने ही येन से कहा था कि वो मुझे यहाँ लेके आए। जादूगर? तो इसका मतलब ये है कि जादूगर ने मेरी सारी बातें सुन रही हैं। जादूगर को ये बात सही नहीं लगेगी और ये मुझे ट्राइब से निकाल सकते हैं। मुझे कुछ ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे कोई भी मुझे पहचान ना पाए। सोच रहा होता है कि असिस्टेंट बनने के लिए इसे थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए और वो यूएन से पूछता है यूइंग मेरे पास कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मुझे अभी के अभी चाहिए, क्या तुम लिखना जानती हो? ये क्वेश्चन सुन के रूम में से एक लड़की बोलती है, चिल्ला के बोलती है कि क्या हमारे सोर्सर को लिखना आता है? हमारे सोर्सर बिल्कुल अमेजिंग है। इस पे मीको कहती है कि सॉरी मिस्टर सोर्सरर, मुझे लिखना नहीं आता। अरे येन मुझे बताओ जरा कि क्या मैंने कुछ ज्यादा ही सीरियस क्वेश्चन पूछ लिया? तो येन बिल्कुल धीरे से उसे बताती है कि हाँ बिल्कुल तुमने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो कि इम्पॉसिबल है कि किसी को भी यहाँ पे लिखना पढ़ना आता हो, क्योंकि सिर्फ हाई ट्राइब जो होती हैं वो ही
पढ़ना लिखना जानती हैं। तो इस पे शुभ ना बिल्कुल काम आवाज में बोलता है कि क्या तुम मीको बनने के लिए तैयार हो? येन ने तुम्हें रेकमेंड किया है। यूइन येन की साइड देखती है और घबराते हुए कहती है, हाँ मीको, पर मैं कैसे ही मीको बन पाऊंगी? येन मीको की इस बात को सुन के बोलती है कि देखो, मैं बदला लेना चाहती हूँ और मुझे टोटेम वॉरियर ही बनना है। एक ताकतवर टोटेम वॉरियर बन के मुझे बदला लेना है। मैंने कई टाइम लगा कि ये चीज़ सोची है, बहुत टाइम लगाया मैंने, और ये सोचा है कि मैं ना टोटेम वॉरियर ही फिट बैठूंगी। और मैंने मीको बनने का जो सपना था वो मैं छोड़ चुकी हूँ बदला लेने के लिए। ये तो सही है, पर यूइंग तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं वो मैटर नहीं करता। तुम क्या सोचती हो ये मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि मैं मीको नहीं बनना चाहती, पर मैं थोड़ी शर्मीली टाइप की हूँ और मैं बहुत सी बेवकूफ़ियाँ कर देती हूँ। ठीक है फिर। ये बोल के शुभ बाहर की तरफ चलने लग पड़ता है और जाते जाते ये कहता है कि मैं किसी से कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करवा सकता, वो उसकी खुद की मर्जी। पीछे से मीको यानी कि यूइंग बोलती है, जादूगर रुकिए, पर शुभ येन को बोलता है कि चलो चलें, और वो बाहर निकल जाता है। शुभ को इतना तेज लौटते हुए देख के येन कहती है कि अरे रुको, मेरे लिए तो रुको, मैं आ रही हूँ। तुम इतना जल्दी वहां से चले क्यों आए? तुम्हें दिखा नहीं कि यूइंग कितनी शर्मीली है और कितनी कमजोर पर्सन है? तुम इतना दुष्ट कैसे हो सकते हो उसके सामने? अगर अभी तुम वहां उसे ऐसे इस हाल में छोड़ के चले आए तो वो पक्का यही सोच सोच के अपनी जिंदगी खराब कर लेगी कि वो एक यूजलेस है। इस पे शुभ कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो ये समझे। शुभ ये बात बोल के आगे निकलने लगता है कि जब तुम्हें मौका मिले तो उसे हासिल कर लेना चाहिए। अगर उसे सही में मीको बनना है तो उसे अपने आप से लड़ना पड़ेगा, जो उसकी वीकनेस है उनके अगेंस्ट उसे खड़ा होना पड़ेगा और इस मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। ये सब उस पर डिपेंड करता है कि वो इस मौके को कैसे डील करती है। तभी हम देखते हैं कि जहां से वो आए होते हैं वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक आकृति, एक कोई लड़की उन्हें आवाज दे रही होती है रुकने के लिए। येन खुश होती है और वो कहती है कि देखो ये पक्का मीको होगी, यानी कि यूइंग होगी, जो कि वापस आ रही है उनको बताने के लिए। शुभ और येन थोड़ा सरप्राइज होते हैं क्योंकि वो मीको नहीं है, यानी कि यूइंग नहीं होती, वो उसकी फ्रेंड होती है जो कि वहाँ पे रूम में प्रेजेंट थी। वो आगे बताती है कि जादूगर यूइंग ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और वो मीको बनने के लिए तैयार है। हालांकि येन और शुभ खुश तो होते हैं कि मीको यूइंग जो है वो मीको बनना चाहती है और उसने एक्सेप्ट कर लिया है, बट अगर वो खुद यहाँ पे आती तो उन दोनों को ज्यादा खुशी होती। शुभ येन को बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी उससे। येन चलो चलते हैं यहाँ से। तो येन भी कहती है ठीक है चलते हैं। तो वो लड़की दोनों को रोकते हुए कहती है कि जादूगर थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि यूइंग यहाँ पे आ रही है। वो लड़की थोड़ी कमजोर है और वो दौड़ नहीं सकती, इसलिए थोड़ा स्लो आ रही है। हमें दिखाया जाता है कि मीको हाँफते हाँफते हुए आ रही होती है और बिल्कुल थक के सोर्सर के आगे रुक के वो कहती है, जादूगर मैं मीको बनना चाहती हूँ। ये बोल के यूइंग जो है वो येन के कंधे पे सर रख के बहुत रोती है और येन कहती है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें तो पहले ही मीको बना लिया गया है, जादूगर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस पे यूइंग कहती है कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से यही ख्वाब देखा था कि मैं एक दिन मीको बनूंगी। हालांकि जादूगर ने मुझे बहुत डरा दिया था, पर अब मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। अपनी फ्रेंड को रोते हुए देख के येन सोचती है कि ये जादूगर के टेस्ट की वजह से हुआ है। अगर जादूगर टेस्ट नॉर्मल लेता तो मेरी फ्रेंड जो है वो इतना डरती नहीं। इस पे येन कहती है कि तुम जो टेस्ट है ये जो चल रहा है, क्या ये तुम्हें सही लग रहा है? तो जादूगर कहता है कि मुझे टेस्ट तो लेना ही था क्योंकि मीको बनने के लिए उसे जानना था कि वो कितना इंटेलिजेंट है और कितनी स्मार्ट है। ऊपर से मुझे तुम्हारे कबीले का भी ये मालूम नहीं है कि नॉलेज कितना है और क्या हिसाब किताब रहता है टेस्ट लेने का। तो मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने पूछ लिया। माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए मीको से बोलती है कि जब तुम रोती हो तो तुम्हें पता है तुम्हारा चेहरा छोटी बिल्ली की तरह लगता है, और वो हंसने लगती है मीको के ऊपर। तो मीको यहाँ पे बोलती है कि मेरे पे मत। शुभ उन दोनों को हंसी मजाक करते हुए देख के बोलता है कि इस सिचुएशन में भी ये दोनों कितनी प्यारी लग रही है। फिर वो यूइंग से कहता है कि तुम पहले अपने मुंह को धो लो और फिर हम लोग काम करेंगे। क्या मुंह धोना है? नहीं, हमारे पास पहले ही पानी की कमी है, तो मैं मुंह धोने के लिए पानी को वेस्ट नहीं कर सकती। शुभ यूइंग की इस बात को सुन के एकदम से ना जैसे हिल सा जाता है। वो दोनों उसको देखती हैं कि उसे क्या हो गया। वो एक घबराहट
रट भरी आवाज में इन दोनों से सवाल करता है कि इस ट्राइब के लोग जनरली कितने टाइम के बाद नहाते हैं। तो येन बोलती है कि वो हर साल नहाती है जब बरसात होती है। बिल्कुल भौचक्का रह जाता है और वो सोचता है कि इसका मतलब ये है कि साल में बस एक बार, साल में एक बार ये लोग नहाते हैं और फिर भी इनके पास सूंघने की गजब शक्ति होते हुए भी इनको क्या स्मेल नहीं आती क्या? इस पे मीको घबराते हुए कहती है कि जादूगर क्या ये जरूरी है? तो शुभ कहता है कि ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोगों को कबीले को सफाई से वंचित नहीं रखना है। अगर हम लोग चाहते हैं कि एक प्रॉपर सफाई की व्यवस्था हो तो हमें नहाना धोना तो पड़ेगा ही, और उसके लिए जरूरी है पानी। तो मुझे किसी पानी के सोर्स को ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हमारी पानी की जो समस्या है वो दूर हो सके। जो पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई पानी का सोर्स नजदीक है? तो इस पे येन कहती है कि यहाँ पे दूर एक लेक है जहाँ पे बड़े मॉन्स्टर रहते हैं, सिर्फ टोटेम वॉरियर ही वहां जा सकते हैं। जो लेक का पानी है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है टोटेम वॉरियर्स के द्वारा, और वो इतना पर्याप्त नहीं होता कि हम कबीले वालों की प्यास बुझा सके। तो नहाना तो दूर रहा। तो शुभ कहता है कि चलो चले, मुझे वो लेक दिखाओ। पानी जिंदगी का सोर्स है और मुझे ये प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ेगी। दोनों लड़कियां जादूगर को पकड़ लेती हैं, यानी कि शुभ को बिल्कुल कस के पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि जादूगर तुम ट्राइब को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, ये बहुत खतरनाक है, तुम ऐसे ही कहीं भी नहीं जा सकते। आखिर तुम दोनों मुझे वहां जाने क्यों नहीं दे रही हो? ऐसा कौन सा खतरा है वहां पे? शुभ मन में सोचता है कि मैं ना घर पे अरेस्ट नहीं रह सकता और मुझे बाहर निकलना है, थोड़ा घूमना भी है। मीको शुभ का जवाब देते हुए कहती है कि वहां पे जो टोटेम वॉरियर्स हैं अन्य ट्राइब के जो निकाल दिए गए हैं वो वहाँ पे रहते हैं और वो जादूगरों को किडनैप करते हैं और उनसे काम वगैरह करवाते हैं और बहुत टॉर्चर करते हैं उनको। और हमारे यहाँ पे भी एक सोर्सरर थे, हमने ऐसे सुना है कि एक सोर्सरर थे जिनको उन्होंने पकड़ा था, किडनैप कर लिया था, और जब वो मिले तो उनकी बहुत बुरी हालत थी, हालांकि वो बच नहीं पाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि जब तक बहुत ज़रूरी काम नहीं आता सोर्सरर ट्राइब को छोड़ के नहीं जा सकता। अरे तो वो ज़रूरी काम यही है जो मैं करने जा रहा हूँ। पुराने जादूगर ने मुझे कहा था कि सोर्सरर को जितनी भी मुसीबतें आती हैं उनसे डील करना पड़ेगा, बाहर बहुत खतरा है और तुम्हें यहाँ अंदर ही रहना पड़ेगा, येन बोलती है। साथ में येन बताती है कि ये इसलिए भी सही है क्योंकि ज़्यादातर टोटेम वॉरियर्स, हंटर और बाकी बड़े जो वॉरियर्स हैं वो सभी गांव से बाहर हैं अभी, और हम लोग आसानी से किसी भी अन्य ट्राइब के निशाने पे आ सकते हैं। शुभ अपने दिमाग में सोचता है कि ट्राइब में सिर्फ 11 टोटेम वॉरियर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से कि 6 हंटिंग में गए हैं और बाकी बस इधर उधर गश्त लगा रहे हैं। तो अगर मैं पानी की समस्या सुलझा नहीं पाऊंगा तो ये ना दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और पानी की जो कमी है इसको दूर करने के लिए मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा रिस्क लेके। ये समझ आती है कि जादूगर अपनी बात से मानने वाला तो है नहीं, तो वो उसे लेके उन बाकी बचे टोटेम वॉरियर्स के पास जाती है उनसे हेल्प लेने के लिए कि वो हमें असिस्टेंट देंगे या नहीं देंगे। तो येन जंगल की तरफ जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे फाइट चल रही होती है। तो यहाँ पे होंग की फाइट चल रही होती है वो कैट वाली वॉरियर से। उन दोनों में इस बात पे झगड़ा होता है कि पहला हमला उसने किया था। दोनों इसी बात पे लड़ रहे होते हैं कि पहला हमला मैंने किया, नहीं पहला हमला मैंने किया था तुम पे, तुम हार चुके हो। तो उस लेडी का नाम होता है आंट होंग। तो ये घबराते हुए कहती है आंट होंग इतनी फास्ट। तो शुभ भी अपने दिमाग में यही सोचता है कि अगर ये बंदी अगर मेरे पे हमला कर दे तो मैं 1 सेकंड में मर जाऊंगा, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो काबिले तारीफ है। वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं, तब भी वो शिकारी जो होता है, एक हंटर होता है जो पिट रहा होता है आंट होंग से, वो कहता है येन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और जादूगर को तुम ट्राइब से बाहर लेके क्यों आ गई हो जंगल में, तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस जाना चाहिए ट्राइब में। शुभ उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, वो यहाँ पे आया है पानी का सोर्स देखने के लिए, और तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो जबकि तुम्हारे साथ और भी बंदे थे, वो कहाँ उसकी ये बात सुन के हंटर कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया, क्या जादूगर तुम अपने साथ तंत्र मंत्र की विद्या वाले वो तावीज लेके आए हो? सिस्टर माई बहुत इंजर्ड हो गई हैं और अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो मर भी सकती है। शुभ इस पे चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे वहां ले चलो जल्दी से। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंकू
माई मैंग को होल्ड करके बैठा होता है और वो काफ़ी ज़ख्मी होता है। वो कहता है कि यंग को कहता है कि थोड़ा सा रुको, मैंने ब्लैक फैंग को वापस ट्राइब में भेजा है और वो कुछ ना कुछ जड़ी बूटी लेके आएगा। मैंग यंको की बात को टालते हुए कहता है कि मैं अब और होल्ड नहीं कर पाऊंगा, मेरे जो ज़ख्म हैं इनकी खुशबू से, यानी कि मेरे खून की जो स्मेल है उससे और भी बड़े बीस्ट यहाँ पे आ जाएंगे और तुम लोगों पे अटैक करेंगे। सुनो, मेरा एक काम कर दो, तुम मेरे मीट का थोड़ा हिस्सा लेके मेरे बेटे को खिला देना, जिससे कि उसकी जो टोटेम वॉरियर्स की एबिलिटीज़ हैं वो जाग जाएंगी और ये ही लास्ट मेरा काम रहेगा जिसका मैं एहसानमंद रहूंगा तेरा। यंकू सिचुएशन को संभालते हुए कहता है कि हाँ अच्छा, बोलने में तो तेरे अंदर बहुत ताकत है, रुक जा 1 मिनट, सब ठीक हो जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि झाड़ियों में थोड़ी हलचल होती है, जैसे कि कोई आ रहा हो सकता है कि ये ब्लैक स्नेक ट्राइब के बंदे हो, पर वो ना प्रिकॉशन लेके वहाँ पे अटैक करने की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और वहाँ से निकलता है, झाड़ियों में से निकलता है फैंग, और फैंग कहता है भाई मेरे पे अटैक मत करो यार। तो अटैक को डोज करते हुए आंट होंग आगे निकलती है। यंकू फैंग को देख के सरप्राइज होता है कि वो बहुत जल्दी वापस आ गया और तभी उसकी नज़र पड़ती है पीछे येन और यूइंग से। वो कहता है कि भाई तुम दोनों जादूगर को यहाँ ट्राइब से बाहर लेके क्या कर रही हो। जादूगर यंकू को शांत करते हुए कहता है कि वो मुझे लेके यहाँ पे नहीं आई है, मैं ही हूँ जो उनको बोला हूँ कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ कुछ काम के लिए, पहले इन बातों को छोड़ो, मुझे इसे देखने दो कि मैं इस पे क्या कर सकता हूँ। तो वो माई मैंग को देखने लगता है, उसके जख्मों को देखने लगता है और माई मैंग जादूगर से बोलता है जादूगर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जो जख्म है जो माई मैंग को मिला है वो अगर नॉर्मल पर्सन को अगर लगा होता तो वो कब का मर चुका होता। ओह, तो यही एक टोटेम वॉरियर की फिजिकल स्ट्रेंथ होती है जिसने इतना हैवी वार भी सह लिया। हीलिंग स्किल को ऑन करते हुए कहता है कि इस बार तो मेरी हीलिंग स्किल काम करनी चाहिए। शुभ को हीलिंग स्किल यूज करते हुए देख के येंग और मीको दोनों कंफ्यूज होती हैं और येन अपने फादर से पूछती है कि डैड, क्या आपने मैजिक 30 दिन के अंदर किसी को सीख के करते हुए देखा है? मीको कहती है कि ये तो अलग ही टाइप का मैजिक है, क्योंकि ये तो सोर्सरर चैंटिंग भी नहीं कर रहे और फिर भी मैजिक हो रहा है। यंग को थोड़ा कंफ्यूज बट हैप्पीली वे में वो बोलता है कि जैसा कि पुराने सोर्सरर ने कहा था, ये जो बंदा है, जो नया सोर्सरर है, वो बहुत टैलेंटेड है। यंग को हील करते हुए टाइम देखता है कि उसका जो स्किल है वो लेवल 1 का ही है अभी, बट जो घाव है वो ज़्यादा बड़ा है, तो उसे हील करने के लिए उसे मल्टीपल टाइम हीलिंग स्किल यूज़ करनी पड़ेगी और वो ये ऐसा ही करता है। अब थोड़ा समय बीत जाता है, उसके बाद शुभ कहता है कि शुक्र है भगवान का, क्योंकि ये ना जख्म बहुत बड़ा था और अभी मैं इसने फाइनली वुंड को हील कर चुका। हालांकि माई की जान तो बच गई है बट उनकी रिकवरी नहीं हुई है, अभी भी उनके हील जो है वो प्रॉपर हील नहीं हुआ है उनका वुंड, क्योंकि वुंड काफी मेजर था, तो इस वजह से उन्हें वापस ट्राइब पे लेके जाए और उन्हें रेस्ट करने के लिए कह दें। तो इस पे माई कहता है कि नहीं, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। तो उसको उसकी ये बात सुन के यंकू ने टीज करते हुए कहते हैं कि जब से मैं बच्चा था मैं तुम्हें देखता आया हूँ और मैंने सोचा नहीं था कि तुम वाकई में इतने बहादुर होगे, क्योंकि जब मैंने देखा था बचपन में तुम्हारे विंग्स और मैं ये सोचता था कि तुम ईगल क्लैन से नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा जो मुंह है ना वो डक से मिलता है। मुझे लगता था कि तुम डक क्लैन से हो। ट्राइब में वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हम लोग सोर्सरर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये बात सुन के माई बोलता है ठीक है, फिर मैं ट्राइब पे जा रहा हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना। मिंग माई की हालत देख के येन और मीको शुभ को बोलती हैं कि ये देखो, अंकल मियांग एक पीक जूनियर टोटेम वॉरियर हैं, फिर भी वो खतरे में थे, और तुम क्या सोचते हो कि तुम ऐसे ही जंगल में निकल जाओगे और बच जाओगे? तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए। हालांकि यानी इस पे पूरा एक्सप्लेन करके बताती है कि जंगल में सिर्फ वाइल्ड बीस्ट ही नहीं होते, जबकि इससे भी ऊपर ग्रेट बीस्ट भी होते हैं जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि टोटेम वॉरियर्स की पूरी टीम मिलके भी उसे हैंडल नहीं कर पाती उस बीस्ट को। और ये जो बीस्ट रहते हैं वो मिक्स ब्रीड रहती हैं। इनमें 3 टाइप के बीस्ट रहते हैं जो कि ज्यादातर देखने को मिलते हैं। प्रजाति जो रहती है 3 टाइप की रहती है और उसमें भी उनके लो वर्जन होते हैं और हाई से लेके ग्रेट वर्जन भी होते हैं, यानी कि ग्रेट बीस्ट भी होते हैं। और जो स्ट्रेंथ रहती है एक बीस्ट की, वो टोटेम वॉरियर्स के 3 या 5 वॉरियर्स के बराबर भी हो जाती है और 10 के बराबर भी हो जाती है। और हमारी अभी की सिचुएशन में हमारे ट्राइब में
और सिर्फ उनका सामना यंजियो, कैंगशी, किनग्यान, माई और शेहोंग कर सकते थे, जो कि पहली रो में रहते थे लड़ाई में। वॉरियर्स की जो एबिलिटी होती है एक रियलम होता है। ये सभी वॉरियर्स जो हैं इस ट्राइब के, जो कि काफी शक्तिशाली है, वो कहते हैं कि हम सिर्फ जूनियर टोटेम वॉरियर्स हैं और हमें अगर ब्रेक थ्रू करना है, ब्रेक थ्रू करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे इंटरमीडिएट टोटेम वॉरियर्स की जगह पे, तभी हम लोग उन वीस्ट का सामना कर सकते हैं। बट हालांकि अभी तक इनकी ट्राइब से कोई भी उस रियलम को पार नहीं कर पाया। वो सभी स्कीम बनाने लगते हैं कि अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि सोर्सरर भी हमारे साथ है। तो इस पे सोर्सरर कहता है, यानी कि शुभ कहता है कि नहीं, अभी मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं पानी का सोर्स नहीं देख लेता। कबीले के लिए बहुत खतरा होगा अगर मैं पानी के सोर्स को ना देख पाया। सही में बहुत बड़ा खतरा। यंकू चिल्लाते हुए कहता है कि सोर्सरर आप समझ नहीं रहे हो, वहाँ पे बहुत खतरनाक बीस्ट हैं और बहुत ग्रेट बीस्ट भी वहाँ पे हैं, और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम आपको कैसे प्रोटेक्शन करेंगे। तो शुभ चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पानी की समस्या को हल करना है। अगर हमने वो समस्या हल नहीं करी तो हमारा ट्राइब सर्वाइव नहीं करेगा, चाहे वो फिर बच्चे हों या फिर औरतें हों या बूढ़े पीपल हों। कोई भी अब फ्यूचर में सही नहीं रहेगा, ट्राइब का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे कितने खतरे हैं, चाहे मेरी जान खतरे में क्यों ना हो, पर मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि मुझे पानी का सोर्स देखना है और जो कि ट्राइब की जरूरत है, चाहे इसमें फिर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मुझे ये ट्राई करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए ट्राइब पे कोई खतरा आए। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक सोर्सरर एक बच्चे के सिर पे हाथ रखते हुए कहता है कि भूलो मत कि मैं एक जादूगर हूँ। और ये फ्लैशबैक यंकू की याद से होता है, जहाँ पे वो ओल्ड सोर्सरर उसके सर पे हाथ रखते हुए यही बात कह रहा होता है जो अभी प्रेजेंट टाइम में शुभ कह रहा है। शुभ सोचता है कि मुझे एक सोर्सरर की तरह नहीं, लेकिन एक ट्राइब के हिस्से के तौर पे मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसे भी तो ट्राइब पे ही रहना है ना। इसलिए तब वो सब लोग पानी के सोर्स को देखने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी शुभ की नजर जाती है मीको पे और वो कहता है कि मीको तुमने ये हाथ में क्या पकड़ा है? तो मीको बोलती है कि वो एक जंगली फ्रूट है, अगर सोर्सरर को कहीं प्यास लगेगी तो वो उसका सेवन कर सकता है और उसे प्यास कम हो जाएगी। तो शुभ मायूस होते हुए सोचता है, अरे मेरे से अच्छी तो मीको है जो कि इतना तो सोच रही है। तभी यंकू सबको रुकने का आदेश देता है कि रुको, हम लोग पहुंच गए हैं, अभी हमें थोड़ा टाइम यहीं पे रुकना पड़ेगा जब तक दिन चढ़ ना जाए। तो फिर सुबह का समय होता है और हमें दिखाया जाता है एक झील को, जहाँ पे अलग अलग टाइप के बीस्ट होते हैं। कोई तैर रहा होता है और कोई वहां पे किनारे पे खड़े होके पानी पी रहा होता है, और ये चीजें देख रहे होते हैं यंकू और बाकी सभी लोग। ये डेडवुड वुल्फ हैं। इतना दूर से देखने पे भी मुझे बहुत डर लग रहा है इनसे। माई को इंजर करने वाले यही वुल्फ थे। इनके जो शरीर में हॉर्न दिख रहे हैं ये तीर जैसे भाले छोड़ते हैं और ये ज्यादातर पानी के सोर्स के पास ही रहते हैं। यंकू कहता है कि इन वुल्फ का सामना तो हम लोग कर सकते हैं आसानी से, पर मेन जो दिक्कत है वो है नदी के अंदर। जो बड़ी मुसीबत है वो है पत्थर के मगरमच्छ। वो झुंड में रहते हैं और नदी के तल पे ही रहते हैं, जिससे कि जब हम लोग पानी लेने जाते हैं तो सबसे ज्यादा रिस्क उन्हीं का होता है, क्योंकि वो पत्थर के होते हैं तो उनमें हथियार भी काम नहीं करते। जब से मैंने देखा है कि हम लोग यहाँ से पानी लेने जाते हैं, हमारे ट्राइब में से जितने भी लोग हैं हमने मुश्किल से 1 या 2 क्रोकोडाइल को मारा होगा, क्योंकि ये अक्सर झुंड में ही रहते हैं, जिससे कि इनकी जो पावर है वो डबल हो जाती है। इनकी वजह से ही हम लोग जब भी पानी लेने आते हैं तो हम लोग वेट करते हैं इनके बाहर जाने का। जब तक ये बाहर जाके सोते नहीं तब तक हम पानी नहीं लेते, और जैसे ही ये लोग बाहर जाते हैं हम लोग पानी भरते हैं और एकदम से वहां से भागने की करते हैं। फिर शुभ यंकू से बोलता है कि मरने से अच्छा है कि भागना सही है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ऐसे हालात में तो यही चीज मेरे को भी अच्छी लगी। पर अब से ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं पानी को ट्राइब तक पहुंचा दूंगा। यंकू हैरान होके बोलता है, वो आप कैसे करोगे? तो शुभ कहता है कि खोद के। सब लोग बिल्कुल हैरानी की आवाज में बोलते हैं, खोद के? वो कैसे? शुभ उन्हें एक्सप्लेन करता है कि एक झील कैसे बनती है। तो वो बताता है कि झील बनने के लिए बारिश का पानी होना जरूरी होता है, और ऐसा नहीं है कि जमीन का पानी जरूरी नहीं होता। जमीन से निकलने वाला पानी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर बारिश का पानी ही झील में संग्रहण हो रहा है तो वो पानी जमीन में
चला जाएगा और झील जो है वो जल्दी सूख जाएगी। हालांकि ये झील काफी टाइम से ऐसे ही दिख रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जमीन से निकलने वाला पानी भी इसमें जमा हो रहा है। मैं ये पक्के तौर पे नहीं बोल सकता कि ये बारिश का ही पानी है या फिर जमीन से निकलने वाला पानी है, लेकिन ये दोनों का मिक्सचर हो सकता है, क्योंकि इतना पानी संग्रहण होना और कहीं ना निकलना, तो ये एक तरह की निशानी है कि यहाँ पे भूमिगत जल भी है और बारिश का पानी भी है, यानी कि ये झील कभी सूखने वाली नहीं है। तो हम इस झील के तल में से एक गड्ढा खोदेंगे और फिर उसके बाद नहर को गांव तक पहुंचा देंगे, जिससे कि पानी हमारे गांव तक यानी कि हमारी ट्राइब तक पहुंच जाएगा। जादूगर की बात सुन के येन और मीको थोड़ी कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलती हैं कि हालांकि सुनने में तो काफी आसान लगता है, क्या इतनी आसानी से हमें पानी की जो समस्या हमारी वो दूर हो पाएगी? खोदने की बात को सुन के फैंग यहाँ पे बोलता है कि खुदाई के काम में मैं सबसे बढ़िया हूँ। हालांकि उसके सिर पे आलू उगा है, क्योंकि उसकी ना होंग से आंट होंग से फाइट हुई थी, तो उसी में उसको चोट लगी थी। तो दोनों जने पूछते हैं कि क्या तुम सही हो फैंग, तुम्हारी हालत सही नहीं लग रही। तो इस पे फैंग कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मामूली चोटें हैं, ये तो स्क्रैच है भाई, और मुझे खुदाई के बारे में नॉलेज भी है और मैं ये काम कर पाऊंगा। शुभ अंकुर से पूछता है कि मुझे एक बात बताइए, आप लोग किसी पे भी कैसे भी हमला कर देते हैं क्या जैसे आपका कोई सीक्रेट वर्ड्स नहीं होते? तो इस पे यंकू कहता है कि इसका भी एक रीजन है, क्योंकि हम जब जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि हम खुद ना शिकार हो जाएं, तो हमें भी एक जंगली की तरह ही हरकतें करनी पड़ती हैं। और रात को जंगल में ऐसे भी बीस्ट होते हैं जिनकी सुनने की जो शक्ति है वो बहुत बढ़ जाती है, तो इसलिए हम लोग पहले हमला करते हैं, फिर पूछते हैं कि भाई हाल चाल क्या है तुम्हारा। इस वजह से जिन भी टोटेम वॉरियर्स की शक्ति बराबर होती है, जब वो एक दूसरे पे हमला करते हैं तो उनके बचने के चांस ज्यादा होते हैं और वो डोज भी कर लेते हैं। हमारे पास पहले ही टोटेम वॉरियर्स बहुत कम है और इस वजह से हम लोग किसी भी टोटेम वॉरियर्स को खोना नहीं चाहते, क्योंकि एक टोटेम वॉरियर्स को वॉरियर बनने में बहुत टाइम लगता है। इस पे शुभ उनसे माफी मांगता है कि मुझे माफ करना कि मैंने सिचुएशन को जल्दी ही जज कर लिया। यंकू सोर्सर की बात को सुन के कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुमने सिचुएशन को समझ लिया है कि मैं क्या कहना चाहता था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतने समझदार हो गए और इतने शक्तिशाली हो गए हो कि अकेले ही जहां देखो मुंह उठा के चल दो। तभी हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि एकदम बिजली की रफ्तार से खुदाई का काम स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि मुझे देखो जरा। इस पे शुभ थोड़ा चिंता में दिखता है और कहता है कि मैंने तो इससे ये भी नहीं बोला कि कहाँ पे खुदाई करनी है, और ये अपने से ही चालू हो गया खुदाई करने को। हमें करनी है नीचे तल की खुदाई, और जबकि ये एक टोटेम वॉरियर्स है, पर खुदाई के मामले में और दिमाग जहाँ पे दिमाग लगता है उस मामले में ये बिल्कुल नल्ला है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है जंगल का, और वहां पे ना ये सभी लोग ना घास वगैरह या कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि उस खड्डे को, यानी उस गड्ढे को, जो गड्ढा वो खोद रहे हैं उस गड्ढे को ढकने के लिए ये घास का इंतजाम कर रहे हैं। तो शुभ कहता है यन से कि जल्दी से घास काटो और ये घास ना वहाँ खड्डे के काम आएगी। शुभ यन के शरीर को देख के कहता है कि एक ट्रेन सोल्जर ऐसा दिखता है। इसके शरीर को देख के पता चलता है कि इसने अपने शरीर पे कितनी मेहनत करी है, कितनी ट्रेनिंग करी है। मीको आके शुभ को बताती है कि ब्लैक फैंग जो खुदाई कर रहे हैं उनके द्वारा किया हुआ खड्डा अब और बड़ा होता जा रहा है। तो इस पे शुभ कहता है कि बहुत अच्छी बात है, और अब हमें लगता है कि पानी का सोर्स, पानी बहुत जल्दी वहां से निकलने वाला है। शुभ अचानक से एक सोचने की मुद्रा में जाता है और कहता है कि ऐसा लग नहीं रहा कि इतनी आसानी से सब चीजें हो रही हैं, कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ। तभी जंगल से एक तेज आवाज आती है और सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि मुझे लीडर को बताना पड़ेगा, कुछ है जो उसे देखना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है झील का सीन, जहाँ पे 2-3 बीस्ट जो होते हैं वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। उनकी फाइट को देखने के बाद शुभ कहता है कि हमें अब जो खुदाई है वो रोकनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लोग खुदाई करते रहेंगे तो ये बीस्ट के लिए ही बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारी डिगिंग की जो आवाज होगी वो उसको सुन के वो बीस्ट हमारे तरफ आ जाएंगे। तो वो सब लोग बोलते हैं कि क्या हम लोग ऐसे ही काम को छोड़ देंगे। तो इस पे शुभ कहता है कि क्या तुम लोगों को मालूम है कि यहाँ पे कहीं नजदीक बैम्बू फॉरेस्ट है, यानी कि बांस का जंगल। मुझे कुछ बांस की जरूरत होगी जिससे कि हम लोग आगे का काम कर पाएंगे। सब लोग हैरान होके पूछते हैं कि बैम्बू वो कैसा पेड़ होता है। शुभ बताता है कि वो पेड़ ऐसा होता है जो बाहर से सख्त होता है और अंदर से ना खाली सा होता है। यह उसे बताती है
है कि यहाँ पे कोई बैम्बू फॉरेस्ट नहीं है, ऐसा कोई प्लांट नहीं है, पर उसके पास 3 ऐसे प्लांट हैं जो वैसे ही सेम लग रहे हैं जैसा कि शुभ बता रहा है। तो वो कहती है कि यहाँ पे होलो ट्री होता है, रेड कनल्क ट्री होता है, हर्टलेस ग्रास होता है। रेड कनल्क ट्री और हर्ट ग्लास वो यहाँ पे फाउंड नहीं होगा क्योंकि वो एंसेंट्रल लैंड पे है, बहुत दूर है यहाँ से, और होलो ट्री यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तभी यंकू शुभ से पूछता है कि क्या तुम इन पेड़ों से कुछ जादूगरी करोगे? शुभ बोलता है कि अगर ये पेड़ यहाँ पे अवेलेबल है तो उन्हें इतना मेहनत का काम नहीं करना पड़ेगा और ये चीज ना आसानी से हो जाएगी। अगर उन्हें बैम्बू से सिमिलर पेड़ मिल जाता है तो वो पाषाण युग का प्राइमेट का एक पाइप बना लेगा। तभी हम यंकू को देखते हैं जो कि एक होलो ट्री को तोड़ रहा होता है, जिससे कि जादूगर कंफर्म हो जाए कि क्या ये वही पेड़ है जो उनके काम आ सकता है। शुभ उस पेड़ को अंदर से देखता है, बारीकी जांच करने के बाद वो कहता है कि इसका होल छोटा है बट इतना भी छोटा नहीं है कि इसमें से पानी ना जाए। तो वो फिर सबको बताता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है और यही वो चीज है जिससे कि हम लोग पानी गाँव तक पहुंचाएंगे, इसे हम पाइप भी कह सकते हैं। शुभ की ये बात सुन के यंकू थोड़ा कंफ्यूज वे में कहता है कि क्या जादूगर तुम्हें सही में लगता है कि ये चीज ऐसे इस्तेमाल हो सकती है पानी के लिए, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसका यूज कैसे करोगे। तभी मीको वहाँ पे दौड़ के आती है और सबको बताती है कि अंकल फैन ने वहाँ पानी खोज लिया है। शुभ यंकू की तरफ देख के बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि चीजें कैसे चलेंगी और कैसे होंगी, पहले हम लोग फैंग के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक गड्ढा जो कि फैंग ने कर लिया होता है और वो काफी एग्जॉस्ट हो गया होता है इस खड्डे को करने के बाद, और वहाँ पे फाइनली पानी आ गया होता है। शुभ इस सीन को देख के काफी खुश होता है और वो कहता है कि ये पानी से निकलने वाला जल है जो कि मैंने थ्योरी में सुना था बट प्रैक्टिकल मैंने आज करके देखा है। फैंग सोर्सर को कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि झील के किनारे भी पानी निकल सकता है, मैं ये सोचता था कि सिर्फ झील में ही पानी निकलता है। येन खुश होते हुए कहती है कि उसे भी मालूम नहीं था कि एक खड्डा खोदने से पानी वहां पे निकल जाएगा और जिससे कि हम लोग वहां से पानी ले जाके ट्राइब पे दे सकते हैं और हमारे पानी की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। मीको बोलती है कि अगर ये ऐसी बात होती तो सोर्सर को अपनी जिंदगी दाव पे नहीं लगानी पड़ती और हम कहीं भी गड्ढा खोद देते और पानी निकल आता। तो शुभ कहता है कि ये बात सही है कि गड्ढा खोदने से पानी निकल सकता है बट ये जरूरी नहीं है कि हर जगह गड्ढा खोदने से पानी निकलेगा ही। जहाँ पे अभी हमारी ट्राइब रहती है उस जमीन पे ऐसा गड्ढा खोदने पे पानी नहीं निकलता क्योंकि वो एक बंजर जगह है जहाँ पे भूमिगत जल जो है उसका स्तर बहुत नीचे होता है और तुम लोगों को बहुत गहरा गड्ढा खोदना पड़ता और इस बात के भी चांस बहुत कम है कि फिर भी वहां पे पानी निकलता। यहाँ पे पानी बहुत जल्दी निकलने का कारण यही है कि यहाँ पे लेक जो है वो बिल्कुल नियर है। तभी यंकू पेड़ को उठाए हुए कहता है कि फिर ये पेड़ किस काम आएगा। तभी शुभ कहता है कि ये पेड़ पानी को ले जाने के काम आएगा। हालांकि यंकू अभी भी कंफ्यूज ही होता है सोर्सर की बात से, पर सोर्सर फिर उसे समझाता है कि जो हम लोगों ने गड्ढा खोदा है इसमें पानी भरता रहेगा, पर इस पे हम लोग ये पेड़ जो है एक ऐसी मुद्रा पे लगाएंगे जहां से पानी बाहर को निकलेगा और पानी जमा भी होता रहेगा और पानी निकलता भी रहेगा। और ये जो पेड़ रहेगा इसको हम लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ को जोड़ के हम आसानी से पानी को गांव तक पहुंचा पाएंगे। तभी सभी लोग कहते हैं वाह गुरुजी तुसी तो ग्रेट हो। मीको कहती है हे भगवान ये सोर्सरर ऐसी तरीके कैसे सोच रहा है। फैंग कहता है कि अब तुम डिजर्व करते हो एक जादूगर होने का। तभी मीको शुभ से पूछती है कि अगर हम लोग यहाँ पे एक खड्डा किए हैं और उसमें पानी भी है तो ऐसा नहीं होगा ये पानी फिर से जमीन में चला जाएगा और हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो शुभ बताता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि लेक के पास हाई प्रेशर है और हमने जो खड्डा खोदा है वहां पे लो प्रेशर रहेगा जिसकी वजह से पानी जमीन पे नहीं जाएगा और ये पानी ज्यादातर ऊपर ही रहेगा और बढ़ता जाएगा। शुभ नीचे पड़ी हुई मिट्टी को देखता है और उसकी जांच करते हुए कहता है कि यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है जो कि पानी को नहीं सोखेगी, तो ये घबराने की बात नहीं है कि पानी जमीन पी जाएगी या फिर पानी खत्म हो जाएगा। हालांकि जितनी भी बातें शुभ ने करी होती हैं मीको और यन के सर से ऊपर जा रही होती है, जो भी साइंटिफिक बातें होती हैं और उनके दिमाग में बस ये चल रहा होता है कि बस हमें पानी मिल जाए। तभी शुभ एक ऊंची आवाज में कहता है जल्दी सब लोग इकट्ठा हो जाओ और काम पे चलो, हमें बहुत काम करना है। वो यन मीको और फैंग को काम देता है कि कुछ झाड़ियां और घास वगैरह लेके आ जाओ जिससे कि हम ये जो खड्डा है इसे ढक सकें, जिससे कि ये कई और बीज जो रहते हैं जैसे
बतख वगैरह रहते, छोटे बड़े जो भी बीस्ट रहते हैं, उनकी नज़र में नहीं आएगा और फिर वहाँ पे गंद भी नहीं मचेगा। वो यन को और फैंग को काम देता है कि वो वहाँ पे रुके और देखे कि कोई बीस्ट यहाँ पे इस खड्डे को खराब तो नहीं करेगा। अगर खराब करेगा तो वो उसे कैच करें, अगर नहीं होगा तो जाने दें। वो दोनों गर्म जोशी से उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं यस सर, हम ये काम करेंगे। शुभ चीफ से कहता है कि चीफ क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो और यहाँ गाइड करने के लिए आप आंट होंग को कह सकते हो। मुझे ट्राइब में वापस जाना है और वहां से कॉमनर्स को लेके आना है जो कि हमारे इस काम में हेल्प कर सकते हैं। तो इस पे चीफ कहता है ओके सर, मैं चलता हूँ। गांव में वापस आने के बाद हमारा शुभ एक एनर्जेटिक भाषण देता है और सबको बताता है कि पानी की समस्या जल्द ही खत्म होने वाली है। हमें कुछ साथी चाहिए हेल्प करने के लिए जो कि पानी लाने में हमारी मदद कर सकें। अब एक एनर्जेटिक भाषण के बाद काफी सारे लोग उसे ज्वाइन करते हैं काम करने के लिए। शुभ लोगों को देख के काफी खुश होता है कि काफी सारे बंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद वो अपना सारा का सारा प्लान उनके सामने लेके आता है कि टोटेम वॉरियर्स को और कॉमनर्स को हम मिक्स करके अपना जो जरूरत का काम है वो चला पाएंगे, क्योंकि उनके पास टोटेम वॉरियर्स भी कंप्लीट नहीं है और एक जो है वो तो इंजर्ड हो गया है जिसका नाम माइलिंग है। आपने पीछे भी उसे देखा। तो उसे वो ड्यूटी देता है कि वो गांव को गार्ड करे और कॉमनर्स उसके साथ रहेंगे। ठीक है, बाकी कॉमनर्स के साथ और टोटम को मिक्स करने के बाद वो ड्यूटी देता है शाह होंग को। शाह होंग को वो कहता है कि आपको गांव से लेके लेक तक की जो रास्ता है जहाँ पे हम काम करेंगे वहाँ पे हमें गार्ड करना है और बाकी जो कॉमनर्स बचेंगे उनके साथ हम लोग पाइप का काम करने वाले हैं। कुछ लोगों को लेके अपने साथ उसी जगह पे जाता है जहाँ पे कि फैंग और बाकी बंदे पाइप का काम कर रहे होते हैं और वहाँ पहुँच के वो देखता है कि फैंग ऑलरेडी काफ़ी कंफ्यूज है क्योंकि उसे 2 तने यानी कि पेड़ के 2 तने जोड़ने नहीं आ रहे हैं। तो वो पूछता है कि सॉर्सरर तुम बहुत सही टाइम पे आए हो, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो गई है, हम इन दोनों पेड़ों को जोड़ेंगे कैसे। शुभ एक स्टिक लेता है और जमीन पे उन्हें चित्र के रूप में बताता है कि आपको दोनों तने को अलग अलग शेप में काटना है जिस वजह से वो फिट हो जाएंगे। ये बात सुन के वो दोनों जने बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि भाई कमाल है, हमारे जादूगर बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने एक पल में ये सॉल्यूशन बता दिया। अब सीन कट होता है और एक अनाउंसमेंट होती है कि हम सब ने बहुत हार्ड वर्क किया और 2 दिन बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली उनका पाइपलाइन बन चुका है और पानी उनके गांव में आ गया है। और इसी बात को लेके सब लोग जश्न बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार पानी देखा था अपने गांव में, जो कि कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। पानी के लिए उनको कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ता था, कितने बीच से छुप छुप के जाना पड़ता था और जान के भी लाले थे उनके। बट फाइनली अब गांव में पानी आ चुका है शुभ के बदौलत। शुभ गांव वालों का शोर अपनी कुटिया में सुन रहा होता है जहाँ पे मीको भी उसके साथ होती है। तो वो कहता है कि ये इतना शोर कैसे हो रहा है। तो मीको कहती है कि ये सब आपको थैंक यू कर रहे हैं क्योंकि आपकी वजह से पानी की समस्या अब खत्म हो गई है, सब लोग जश्न मना रहे हैं। शुभ अपने मन में सोचता है और कहता है कि मैंने सोचा था इस काम को पूरा करने में मुझे 1-2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे, बट सबने मेरा साथ दिया और ये काम बस 2 दिन में खत्म हो गया। शुभ मीको से बोलता है कि तुम्हें मेरा एक नया ऑर्डर पास करवाना है। तो मीको पूछती है कि कौन सा ऑर्डर पास करवाना है बताइए। तो शुभ कहता है कि जितना मर्जी पानी पियो बट उबाल के पानी पियो। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरे गांव में यही हल्ला होता है कि नया ऑर्डर लागू हुआ है। जादूगर ने बताया है कि पानी जो है वो उबाल के पीना है। तो लोग हैरान होकर पूछते हैं कि हैं उबाल के पीना है, ऐसा क्या हो गया। तो मीको उनको बताती है कि जादूगर ने बताया है कि पानी में छोटे छोटे बैक्टीरिया और कीटाणु होते हैं जो कि पानी को उबालने के बाद मर जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग जब भी पानी पियो तो उबाल के ही पीना। गांव के कुछ युवा कहते हैं कि हैं बग्स और कीड़े, नहीं नहीं नहीं, बैक्टीरिया ऐसी कोई चीज नहीं होती, हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया पानी में। यंकू भी उन लोगों की बात सुन के कहता है कि अगर पानी में बग्स भी होंगे तो पहले ऑलरेडी हमारे पे खाने के लिए कुछ नहीं है तो हम उन बग्स को खा लेंगे। तो यंकू की बात को सुन के वही युवा लोग कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, मैंने इतने साल से ये पानी पिया है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ और ना ही मुझे बग्स मिले। और आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो, बग्स मिलेंगे तो हम उन्हें पका के खा जाएंगे। मीको इन सब की बातों को सुन के घबराते हुए स्वर में कहती है कि क्या तुम्हें याद है कुछ हफ्ता पहले कुछ लोगों के साथ क्या हुआ था, उन्हें एकदम से उल्टियां होने लगी, बुखार होने लगा और डायरिया हो गया था।
ये सब उस पानी को पीने की वजह से हुआ था। मीको की बात को सुन के सब लोग आपस में बातें करते हैं कि क्या यार, पानी ऐसे पीने से क्या कौन मर जाएगा, ऐसी ही बातें करते रहते हो, क्या पागल है, कोई पागल ही होगा जो ऐसी बातों पे यकीन करेगा। ये सारी की सारी बातें घूम रही होती हैं और मीको थोड़ा डर जाती है। मीको बोलती है कि मैं कैसी मीको हूँ जो मैं इनसे आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ, एक ऑर्डर को जारी नहीं करवा रही हूँ। तो तभी मीको थोड़ा अपने आप को संभालती है और उसके बाद चिल्ला के बोलती है कि बस बहुत हो गया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सब लोग शांत हो जाते हैं जब मीको बिल्कुल चिल्ला के सबको अटेंशन देती है। उसके बाद वो कहती है कि सोर्सरर ने ये भी कहा है कि कुछ चुनिंदा बंदे मेरे इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे, तो उनको खास ये बोलना कि उनके चक्कर में मैं सबको पनिश नहीं करना। जो भी जादूगर के ऑर्डर को नहीं मानेगा, तो जादूगर ने उनके लिए कहा है कि जब भी वो बीमार पड़ेंगे या फिर कुछ भी होता है उनके साथ, तो वो उनकी किसी भी प्रकार से हेल्प नहीं करेंगे। मीको की बात को सुन के भीड़ में से एक औरत कहती है कि हो सकता है कि मेरे बच्चे ने भी वही पानी सीधा सीधा पी लिया हो बिना उबाले हुए, तभी उसकी डेथ 1 हफ्ते के अंदर हो गई डायरिया से। उसकी बात से सहमत होते हुए एक आदमी कहता है कि मैं सोर्सर की हर बात मानूंगा क्योंकि वो हमारे ट्राइब की भलाई के लिए हैं। तो मीको अपने मन में कहती है कि मैंने जस्ट आवाज की टोन बदली है और बंदों ने अपने स्वर चेंज कर लिए, क्या बात है। मीको वापस शुभ के पास जाती है और शुभ पूछता है मीको कैसा चल रहा है काम, जो मैंने ऑर्डर दिया था क्या वो लोग मान रहे हैं। तो मीको कहती है कि आपने जैसा बोला था वो मानने को तैयार हो गए, हालांकि पहले उन्होंने नखरे करे पर बाद में वो मान गए। इस पे शुभ कहता है कि धीरे धीरे उन्हें आदत पड़ जाएगी और ये पॉपुलर हो जाएगा कि पानी उबाल के पीना है। शुभ थोड़ा परेशान होकर सोचता है कि मैंने यानजियो से सुना था कि हमारे जो ट्राइब में पहले 10,000 से ज़्यादा लोग रहा करते थे, पर धीरे धीरे वक्त के साथ कुछ बीमारियों से और कोई व्यवस्था ना होने से, आई मीन फूड और डायरिया पानी की वजह से बहुत सारी डेथ हुई थी और ये सारा संख्या जो थी बंदों की सिमट के 100 ही रह गई, यानी कि 100 बंदे रह गए इनकी ट्राइब में। और ये हार्ड है कि मैं एकदम से तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकता, बट इनफैक्ट मैं ना इनकी डेथ रेट जो है उसको कम करने के जो भी मैं तरीके अपना पाऊंगा वो मैं अपनाऊंगा और अमल करूंगा उन पे। एक कदम स्वच्छता की ओर, पहला कदम उसने उठा लिया था, अब दूसरा कदम उसे ये इंश्योर करना था कि फूड का जो हाइजीनिक है वो इम्प्योर हो जाए और फूड से भी कोई दिक्कत ना हो उन्हें। और ये सोचता है कि बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, साथ में मुझे ना अपनी हीलिंग स्किल पे भी काम करना पड़ेगा क्योंकि मेजर इंजरी होगा तो उसका हीलिंग स्किल काम नहीं करने वाला, तो उसकी स्ट्रेंथ भी उसे बढ़ानी पड़ेगी। तभी उसका ध्यान मीको की ओर जाता है जो कि भूसे को ज़मीन पर रख रही थी। तो उसको वो पूछता है कि मीको तुम ये क्या कर रही हो। तो मीको कहती है कि मुझे लेटना है तो मैं यहीं पे भूसा लगा रही हूँ, क्यों कुछ परेशानी तो नहीं है इससे। तो शुभ थोड़ा चौंकता हुआ कहता है क्या। तो वो जवाब देती है कि मीको को सोर्सर के साथ ही रहना पड़ता है, सही बात है ना, तुम्हें सही लगता है। तो शुभ कहता है कि मुझे इस बात से नफरत नहीं है कि तुम यहाँ रह रही हो या फिर यहाँ पे सोने वाली हो, पर ये थोड़ा सा ना अजीब है। हम देखते हैं यहाँ पे शुभ का हाल बहुत बेहाल होता है क्योंकि सामने एक खूबसूरत लड़की है और उसका ही चेहरा उसे दिखाई देता है, समझ रहे हो ना, लोंडो वाली फी वही उसका अंदर से जाग रहा होता है, करंट मार रही होती है वो। अब हमें सीन दिखाई देता है, अब हमें अगला सीन दिखाते हैं जिसमें कि रात हो चुकी है और मीको सो चुकी है, बट यहाँ पे हमारे शुभ को नींद नहीं आ रही क्योंकि जस्ट उसके बगल में हुसन की परी सोई हुई है और वो कैसे सोए। तो उसके बाद वो कहता है कि मीको क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें ये तुम ज़्यादा ही क्लोज आ रही हो। मीको यहाँ पे शुभ की प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा नज़दीक आ रही होती है और वो कहती है कि अगर यहाँ पे यूइंग जो है वो टोटेम वॉरियर है, तो वो कहती है कि अगर यहाँ पे टोटेम वॉरियर टाइम पे नहीं पहुँचेगा, खतरा होगा, तो कोई बात नहीं, वो इतना टाइम तो आपकी प्रोटेक्शन में निकाल देगी जिससे कि आप यहाँ से भाग सको। शुभ अपने दिमाग में सोचता है कि खतरा मुझे बाहर से नहीं है, खतरा तेरे से है क्योंकि भाई अरमान मचल रहे हैं लौंडे के। शुभ अपनी फीलिंग्स पे पत्थर रखने के बाद सोचता है कि मुझे कल बहुत सारे काम करने को हैं और मैं मुझे ना फीलिंग्स को दबाना ही पड़ेगा क्योंकि काम बहुत ख़राब हो जाएगा फिर। तो वो सोचता है कि सोना मुझे नींद तो नहीं आ रही, बट मैं ट्राई करता हूँ, क्यों ना मैं भेड़ों को गिनूँ। तो वो सोने नींद के लिए भेड़ गिनना स्टार्ट कर देता है, 1 भेड़ 2 भेड़, और यहाँ पे भेड़ों की शक्ल आप देख रहे हो ना, भेड़ों की शक्ल में भी हिस्से मीको और येन दिखाई दे रही है। वो फिर से गिनना स्टार्ट करता है, 1 येन 2 येन 3, और उसकी गंदी सोच वहाँ पे जवाब दे जाती है। वो कहता है भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, इतना ठरकी कब से हो गया, मेरा दिमाग कहाँ है। तो वो मीको की साइड देखता है और कहता है कि ये तो सो गई है, कोई बात नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपना
हीलिंग स्किल का प्रैक्टिस कर लेता हूँ और हमारा एमसी लग जाता है अपनी उंगली को काटने, फिर उसमें हीलिंग ट्राई करने। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन मेरी पसंद आई है आपको तो लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट भी कर देना और बता देना कि क्या कमी थी वीडियोस में, और मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।